हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम जनरल साइंस बायो के अंडर एक न्यू यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ द यूनिट नंबर 8 सर्कुलेटरी सिस्टम। इससे पहले कौन से 7 यूनिट्स हम पढ़ चुके हैं? सेल्स, टिश्यूज, बायोमोलिक्यूल्स, स्केलेटन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड सेंसरी ऑर्गन्स। ये हमारा 8th टॉपिक है और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा इंडेक्स बनाया है कि पूरी वीडियो में इस पूरे यूनिट में हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो देखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में कुछ सर्कुलेट हो रहा है ना। तो क्या सर्कुलेट होता है? ब्लड। किसके थ्रू सर्कुलेट होता है? हार्ट पंपिंग करता है। तो बस यही 2 चीजें हैं जो हमें इस पूरे यूनिट के अंडर कवर करनी है। सबसे पहले हम ब्लड के बारे में कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे, कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स जहां से क्वेश्चन आता है। देन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड हमारा किस चीज से मिलकर बना होता है। जैसे हम चाय बनाते हैं ना, तो उसमें पानी है, दूध है, चीनी है, पत्ती है, ऐसे बनाते हैं। तो वैसे ही ब्लड भी हमारा इतनी सारी चीजों से मिलकर बना होता है, जैसे प्लाज्मा एंड ब्लड कॉर्पिसल्स। अब ब्लड कॉर्पिसल्स में आपके आगे आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स आते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स, है ना। उसके बाद हम ब्लड ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे कि 4 तरह के मेन ब्लड ग्रुप्स होते हैं। किसे हम यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, किसे हम यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं, एंटीजन्स क्या होते हैं, एंटीबॉडीज क्या होते हैं। द आरएच सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। ब्लड प्रेशर क्या होता है, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, नॉर्मोटेंशन क्या होता है, स्टेथोस्कोप क्या है, स्फिग्मोमेनोमीटर क्या है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। देन हार्ट के बारे में हम स्टार्ट करेंगे। हार्ट के बारे में पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसके स्ट्रक्चर, इसके पार्ट्स, ब्लड वेसल्स क्या होती हैं जिसके थ्रू हमारा ब्लड जो है वो इधर उधर घूमता है हमारी बॉडी में। आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं, क्या होती हैं। वर्किंग ऑफ द ह्यूमन हार्ट एंड देन डिजीज और बोल लीजिए डिसऑर्डर्स ऑफ द हार्ट। ये सारा मैं आपको इस पूरे चैप्टर में पढ़ाऊंगी। तो आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ में नोट्स बनाएं, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत देखिए मैंने की है। हर एक टॉपिक होता है ना, सब टॉपिक, उसके लिए अलग अलग सोर्सेज रेफर किए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको एक जगह पे मिल जाए। तो आपको मेरी इस मेहनत का फायदा उठाना चाहिए। आपको भी इसके साथ साथ में नोट्स बनाने चाहिए ताकि जैसे ही एग्जाम आए आपके पास रिवीजन के लिए अपने नोट्स हो। आपको अलग से वेबसाइट्स पे या अलग अलग बुक्स रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए, तो अब सीधे चलते हैं अपने मेन कंटेंट की ओर। सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या मतलब है? मतलब हमारी बॉडी में कोई चीज सर्कुलेट हो रही है। क्या सर्कुलेट होता है? ब्लड। कौन से ऑर्गन के थ्रू पंपिंग होती है ब्लड की? हार्ट के थ्रू। तो ब्लड हो गया आपका, हार्ट हो गया आपका, इनसे रिलेटेड सारे टॉपिक्स जो हैं वो सर्कुलेटरी सिस्टम में आते हैं, जो कि हम 1 by 1 वीडियोस में कवर करेंगे। 4 या 5 पार्ट्स रहेंगे जिसमें मैं पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम आपको पढ़ाऊंगी, राइट। अब देखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? द सर्कुलेशन ऑफ न्यूट्रिटिव प्रोडक्ट्स इन द बॉडी। हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिटिव प्रोडक्ट्स हैं वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक सर्कुलेट होते हैं, तो उसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। इन डिटेल कैसे सर्कुलेट होते हैं वो हम जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ते जाएंगे आप वो चीजें समझते जाएंगे। नाउ द सर्कुलेशन अकर्स बाय मीन्स ऑफ ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स फॉर्मिंग अ नेटवर्क। हमारा जो खून है, हमारा जो हार्ट है, हमारी जो ब्लड वेसल्स है, आर्टरीज आती है, वेन्स आती हैं, तो ये सब मिलकर एक नेटवर्क बनाते हैं जिसके थ्रू हमारी बॉडी में सर्कुलेशन होता है। किस चीज का सर्कुलेशन होता है? अच्छा, वो सब चीजें भी हम पढ़ेंगे, बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ में अपने नोट्स मेंटेन करते रहें। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्लड, सिर्फ और सिर्फ ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। किन किन चीजों से मिलकर ब्लड बना होता है वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम ब्लड कॉर्पिसल्स के बारे में पढ़ेंगे। व्हाइट ब्लड सेल्स हैं आपके, प्लेटलेट्स हैं आपके, रेड ब्लड सेल्स हैं, ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे, लेकिन 1 by 1। आज का हमारा वीडियो स्टार्ट होता है विद द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्लड। समझते हैं ब्लड क्या होता है? खून होता है ना। रेड कलर्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दैट सर्कुलेट्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में लाल रंग का एक टिश्यू होता है। टिश्यू माने जो बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है। तो ब्लड एक फ्लूइड भी है और एक टिश्यू भी है, ठीक है ना। टिश्यू सिस्टम सेकेंड यूनिट मैंने पढ़ाया है आपको, बायो में नहीं अगर आपने पढ़ा है। टिश्यूज क्या होते हैं? जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं और सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। नाउ रेड कलर का फ्लूइड जो हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है इज नोन एज ब्लड। इसका रेड कलर क्यों होता है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। वो हम इन डिटेल हीमोग्लोबिन के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। अब ये ब्लड सर्कुलेट हो रहा है हमारी बॉडी में, तो क्या यूज है इसका, है ना। क्या यूज है इसका? सो इट सप्लाइज न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू ऑल लिविंग सेल्स एंड कलेक्ट्स वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू बी थ्रोन आउट।
हमारे बॉडी के हर एक पार्ट को, हर एक ऑर्गन को न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो वो सप्लाई करने का काम ब्लड करता है। एंड जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं हमारी बॉडी के, उनको एक जगह पे इकट्ठे करके बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें पीएच की, तो ब्लड की पीएच वैल्यू होती है 7.4, विच मीन्स दैट इट इज एल्कलीन इन नेचर। अच्छा, एसिडिक कब होती है, बेसिक कब होती है, न्यूट्रल कब होता है, तो पीएच वैल्यू हम स्कूल लेवल पे पढ़ चुके हैं। अगर पीएच 7 हो मतलब न्यूट्रल है, कम हो पीएच 7 से तो एसिडिक है, ज्यादा हो तो बेसिक है, जिसे आप एल्कलीन भी बोलते हैं। तो हमारा ब्लड की पीएच 7 से ज्यादा है, विच मीन्स इट इज एल्कलीन इन नेचर। आगे अगर हम बात करें तो ऑन एन एवरेज ह्यूमन में ब्लड की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है, ऑन एन एवरेज हम बात कर रहे हैं। सो ये रहता है 5.8 लीटर्स एडल्ट में ब्लड का वॉल्यूम, महिलाओं में 4.5 लीटर्स और मेन में 5.6 लीटर्स ब्लड रहता है। इट हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ पीएच एंड बॉडी टेम्परेचर। हमारी बॉडी का पीएच वैल्यू रेगुलेट करता है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है ब्लड। चलिए अब देखिए, हमें बहुत डिटेल में इसमें नहीं पढ़ना है, हमें इतना पढ़ना है जितना कि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो हम आंसर दे सकें। जैसे कि ब्लड का क्या काम है, ये एक टिश्यू भी है, फ्लूइड भी है, पीएच वैल्यू कितनी होती है, एल्कलीन इन नेचर, ऑन एन एवरेज एक एडल्ट में कितना वॉल्यूम ब्लड का पाया जाता है, क्या इसका काम है, एंड इसका कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन का मतलब है चाय बनाते हैं ना हम, तो चाय में क्या क्या होता है, पानी होता है, चाय पत्ती होती है, चीनी होता है, अदरक अगर हम डाल दें, दूध होता है, तो ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिससे मिलकर चाय बनती है। वैसे ही हमारा जो ब्लड है, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स क्या हैं, मतलब किन किन पार्ट्स या पार्टिकल्स या मटेरियल से मिलकर ये बना होता है। तो हमारा जो ब्लड है ये प्लाज्मा एंड ब्लड कॉर्पस्कल्स से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा जो है ब्लड का फ्लूइड पार्ट होता है, ठीक है, और ब्लड कॉर्पस्कल्स माने ब्लड सेल्स, जिसमें कि ब्लड कॉर्पस्कल्स 3 तरह के होते हैं, आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं एंड प्लेटलेट्स हैं। अब कई जगह कई बुक्स में आपको क्या होगा कि ब्लड जो है प्लाज्मा, ब्लड कॉर्पस्कल्स एंड प्लेटलेट से मिलकर बना होता है। तो एक ही बात है, कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि हाँ जी ये प्लेटलेट्स किसके अंडर आते हैं, पर प्लेटलेट्स होते क्या हैं, क्या काम है इनका, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नाउ ब्लड कॉर्पस्कल्स, आरबीसीज क्या है, रेड ब्लड सेल्स जिन्हें एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है, डब्ल्यूबीसीज क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स जिन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है, एंड प्लेटलेट्स इन्हें थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। देखिए एक चीज आप समझें, आज हम सिर्फ ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, अभी कुछ और भी चीजें हैं जो हमें पढ़नी है ब्लड में। तो ये जो हमारा पूरा टेबल है ना, शॉर्ट सा मैंने बनाया है, प्लाज्मा क्या होते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, ये वाला पार्ट मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में समझाऊंगी। ठीक है, चलिए आज की वीडियो बहुत लेंथी नहीं है, तो आपसे बस इतने से रिक्वेस्ट है, वीडियो के साथ में नोट्स बनाते चलें, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज और, आप सब चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप सब चाहें तो मुझे टेलीग्राम अकाउंट पे ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों का ही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए, बायोलॉजी आपने शुरू से नहीं देखी है, आप डायरेक्टली इसी वीडियो पे आए हैं, कोई बात नहीं, आपको बायोलॉजी की प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है जी, चलिए अब सीधे चलते हैं अपने सेकंड पेज की ओर। अब यहाँ पे ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जिनमें से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन फिर हम सोचते हैं कि ये तो हमने बुक में पढ़ा ही नहीं। ठीक है, इस तरह के कुछ फैक्ट्स हैं जिन्हें हम इन डिटेल पढ़ेंगे, बस आप ध्यान से सुनते रहें। फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि किसी भी एडल्ट की बॉडी का जो वेट होता है ना, उसका 7 से 8% भार यानी वेट ब्लड का होता है। अगर कोई पर्सन है, ठीक है, वो 100 kg उसका वेट है, मतलब 7 से 8 किलोग्राम जो उसकी बॉडी का वेट है वो ब्लड का होगा। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल सिंपल सा, नाउ द बॉडी कैन इजिली रिप्लेस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लॉस्ट ब्लड विच मेक्स ब्लड डोनेशन पॉसिबल। ब्लड डोनेट करते हैं हम, है ना, तो ये चीज कहते भी हैं कि ब्लड डोनेट करना अच्छी बात है, लेकिन अगर हम ब्लड डोनेट कर देंगे तो हमारा नया ब्लड कैसे, हमें तो लॉस हो रहा है ना। तो हमारी बॉडी में खुद से ब्लड बनता है, कैसे बनता है, कहाँ बनता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जब हम ब्लड कॉर्पस्कल्स, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल जितना समझा रही हूँ उतना समझते चले। हमारी बॉडी से अगर ब्लड लॉस होता है तो हम खुद में, हमारी बॉडी में ब्लड बनता रहता है, इसीलिए ब्लड डोनेशन जो है पॉसिबल हो पाता है इंसानों के लिए। नेक्स्ट आता है, हर एक एनिमल का ब्लड रेड कलर का नहीं होता, हमारा रेड कलर का होता है। क्यों? क्योंकि हमारे ब्लड में है हीमोग्लोबिन, लेकिन हर एक एनिमल का रेड ब्लड नहीं होता है। अब इसमें जैसे आप एग्जांपल भी दिए हैं, स्पाइडर्स हैं, लॉबस्टर्स हैं, स्नेल्स हैं, इनका ब्लू कलर का ब्लड होता है। क्यों रेड ब्लड हमारा क्यों होता है? क्योंकि हमारे इसमें हीमोग्लोबिन होता है। इनका ब्लू ब्लड क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन
हेमोसाइनिन विच कंटेन्स कॉपर। इनके ब्लड में प्रोटीन हेमोसाइनिन होता है जो कंटेन करता है, मतलब जिसमें कॉपर होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ब्लड एक ऐसा ट्रांसपोर्ट लिक्विड है, मतलब इधर से उधर भेजा जाता है, पंप किया जाता है हमारे हार्ट के द्वारा हमारे बॉडी के हर पार्ट की तरफ। ठीक है, साफ खून जो होता है, और जो गंदा खून है वो वापस लाया जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस चलता रहता है हमारे हार्ट के साथ। अच्छा, हार्ट कैसे पंपिंग करता है वो भी हम पढ़ेंगे। अभी जस्ट मैंने कहा है शुरू में कि हमारा फोकस सिर्फ ब्लड पे है। नेक्स्ट वीडियो में ब्लड के जो पार्ट्स हैं जैसे कि प्लाज्मा एंड ब्लड कॉर्पस्कल्स उस पर फोकस होगा। उसके बाद हम ब्लड प्रेशर पढ़ेंगे, है ना, हाइपरटेंशन क्या होता है वो पढ़ेंगे, ब्लड ग्रुप्स पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम हार्ट पे पहुंचेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है कि हमारी बॉडी में अगर ब्लड फ्लो करना बंद कर दे तो हमारी विद इन मिनट्स डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स होते हैं जहां से क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्लेटलेट्स का। बेशक आपको ये अभी समझ में ना आए, बट नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे प्लेटलेट्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में, वहां समझ आएगा। तो देखिए प्लेटलेट्स का काम क्या होता है। इंजरी होती है, मान लीजिए कहीं चोट लग गई तो खून बहना शुरू हो जाता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद उसकी क्लॉटिंग होना शुरू हो जाती है, मतलब खून का जमना शुरू हो जाता है। क्यों? ताकि और ब्लड लॉस ना हो, है ना। तो ये जो ब्लड क्लॉटिंग है ये पॉसिबल होती है प्लेटलेट्स के थ्रू। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखी है दैट द प्लेटलेट्स प्रेजेंट इन द ब्लड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कोगुलेशन, दैट इज कन्वर्टिंग ब्लड फ्रॉम अ लिक्विड टू अ सेमी सॉलिड जेल टू स्टॉप ब्लीडिंग इन केस अ वेसल इज डैमेज्ड। वेसल डैमेज हो रही है, कोई नस हमारी फट रही है, खून निकल रहा है, लेकिन उस टाइम प्लेटलेट क्या करता है, हमारे ब्लड को लिक्विड से एक सेमी सॉलिड जेल में कन्वर्ट कर देता है ताकि हमारी ब्लीडिंग बंद हो जाए। ठीक है ना, हमारा ज्यादा ब्लड लॉस ना हो। चलिए हमारा लास्ट पॉइंट है, ये तो हमने ऑलरेडी शुरू में डिस्कस कर लिया। हमारा ब्लड रेड होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन इनसाइड आवर रेड ब्लड सेल्स। आरबीसीज कहाँ फॉर्मेशन होती है, कहाँ इनकी डेथ होती है, क्या लाइफ स्पैन है, रिजर्वायर ऑफ आरबीसीज किसे कहते हैं, ये सब कुछ भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आई नो आप में से कुछ को लग रहा होगा कि ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से कहाँ क्वेश्चन आता है, बट नहीं। अब एग्जामिनेशन जो है आज की डेट में कंपटीशन बहुत हाई हो गया है, गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए हर एक पर्सन जो है वो तैयारी कर रहा है, तो फिर उस हिसाब से अगर हम बोले आपको हर एक चीज पढ़नी पड़ेगी। और पढ़ना जरूरी नहीं है, उसको याद रखना जरूरी है, हर चीज को बार बार रिवाइज करना जरूरी है। ठीक है ना, तो रिवीजन के लिए बेटर यही है, अपने आप नोट्स बनाएं, टाइम आने पे जब एग्जाम आता है उन्हें रिवाइज करें। ठीक है जी, आज के वीडियो में हमें पढ़ना है कि ब्लड किस किस चीज से मिलकर बना होता है। ब्लड में एक तो चीज होती है प्लाज्मा, दूसरे होते हैं कॉर्पस्कल्स, जिन्हें आप ब्लड कॉर्पस्कल्स या फिर ब्लड सेल्स भी बोल सकते हो। अब ये जो कॉर्पस्कल्स हैं 3 तरह के होते हैं, आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। तो आज के वीडियो में हम ये सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें हार्ट के बारे में, हार्ट की वर्किंग, हार्ट के पार्ट्स, है ना, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट 1 बाय 1 कवर करते चलेंगे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ में अपने नोट्स बनाते चलें। सबसे पहले हमें पढ़ना है कि ये प्लाज्मा क्या होता है। देखिए प्लाज्मा एक विस्कस फ्लूइड होता है, मतलब एक लिक्विड चीज होती है। अब लिक्विड भी अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे पानी है आपका एक लिक्विड आपका दूध है, एक लिक्विड आपका शहद है ना। तो शहद को अगर आप टेबल पे गिरा दोगे तो क्या होगा, वो एकदम से नहीं फैलेगा, लेकिन पानी एकदम से फैल जाता है ना। तो इस केस में आप शहद को बोल सकते हो कि वो विस्कस फ्लूइड है इन कंपैरिजन टू वाटर, या फिर दूध आपका विस्कस फ्लूइड है जो बिल्कुल गाढ़ा दूध होता है ना, बिल्कुल प्योर मिल्क होता है जिसमें पानी नहीं मिलाया होता, वो ज्यादा विस्कस फ्लूइड है एज कंपैरिजन टू वाटर। समझ में आ गया। तो प्लाज्मा कैसे है, लिक्विड है लेकिन थोड़ा गाढ़ा सा लिक्विड है। ठीक है, प्लाज्मा से मिलकर हमारा खून, हमारा ब्लड बना होता है। ये थोड़ा सा एल्कलीन है नेचर में, एक्विस सॉल्यूशन है। एक्विस का मतलब होता है, जैसे हम बोलते हैं ना एक्विस हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एक्विस HCl है, तो इसका मतलब ये है कि उस सॉल्यूशन में पानी भी घुला हुआ होता है, मिक्स होता है। तो प्लाज्मा जो है एक ऐसा फ्लूइड है जिसमें पानी भी होता है मिला हुआ, है ना, मतलब लिक्विड होता है। हमारा जो ब्लड होता है, हमारी पूरी बॉडी में जो ब्लड है उसका 55% पार्ट प्लाज्मा होता है। ठीक है, अब आप सोचेंगे ये सारा हम बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं, पर देखिए गवर्नमेंट एग्जाम्स का स्टैंडर्ड भी आप देखेंगे आजकल बहुत ज्यादा हाई हो गया है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि कोई भी टॉपिक पढ़ाऊं हाई से हाई लेवल के लिए आपको वो बेनिफिट करे। नाउ 55% यानी हमारा जो पूरी बॉडी में ब्लड है उसका 55% प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा से मिलकर बना होता है।
इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। अब जैसे हमने पढ़ा कि ब्लड प्लाज्मा एंड कॉर्पस्कल से मिलकर बना होता है, वैसे ही प्लाज्मा फर्दर जो है इसमें वाटर होता है और सॉल्यूट्स होते हैं। मतलब लिक्विड है तो ऑब्वियसली पानी इसमें होगा और कुछ चीजें, कुछ सब्सटेंसेस जो कि ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक होते हैं वो इसमें होते हैं। 90 से 92% वाटर होता है, 6 to 8% इसमें सॉल्यूट्स होते हैं, जिसमें कि बहुत सारे आयंस होते हैं। अच्छा, आयंस क्या होते हैं? किसी भी मटेरियल के ऊपर हम बोलते हैं कि नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज है ना, तो वो आयन बन जाता है। चलिए, इसके बारे में हम पढ़ेंगे फिर जब हम फर्दर जनरल साइंस कंप्लीट करेंगे। फिलहाल सॉल्यूट्स में बहुत सारे आयंस होते हैं, ग्लूकोज, शुगर, प्लाज्मा प्रोटीन्स, ये सारी चीजें होती हैं। अब यहाँ पे हम इस इंपॉर्टेंट वर्ड को उठाएंगे कि ये प्लाज्मा प्रोटीन क्या है। ग्लूकोज आप समझ गए, आयंस आप समझते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वाला, शुगर्स आप समझते हैं, है ना। अभी हम पढ़ेंगे कि ये प्लाज्मा प्रोटीन्स क्या होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग विस्कोसिटी टू द प्लाज्मा। प्लाज्मा का जो गाढ़ापन है वो इन प्लाज्मा प्रोटीन्स की वजह से ही होता है। कैसा गाढ़ापन? शहद है, एक साइड पानी है, तो पानी बिल्कुल टेबल पे फेंको एकदम से फैल जाएगा, शहद को फेंको तो वो फैलेगा ही नहीं एकदम से, है ना, बहुत टाइम लगेगा उसको टेबल से नीचे गिरने में भी। तो अब ये जो गाढ़ापन है शहद में, उसकी बात कर रहे हैं, जस्ट वो एक एग्जांपल, ऐसे नहीं हम एग्जैक्टली शहद की बात कर रहे हैं। तो ये जो हमारा प्लाज्मा होता है, इसमें जो गाढ़ापन होता है वो होता है प्लाज्मा प्रोटीन्स की वजह से। अब एक इंपॉर्टेंट प्लाज्मा प्रोटीन यहाँ पे है फिब्रिनोजेन। ये कैसा प्रोटीन है? लीवर में प्रोड्यूस होता है, सर्कुलेट होता है, मतलब हमारी बॉडी में घूमता है ब्लड के थ्रू। जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं सबकी बॉडी में थ्रू ब्लड ये सर्कुलेट होता रहता है। इसका मेजर फंक्शन क्या है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। प्लाज्मा में प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, प्लाज्मा प्रोटीन एक इंपॉर्टेंट है फिब्रिनोजेन। उसका मेन फंक्शन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ फिब्रिन, फिब्रिन की फॉर्मेशन करना, जिससे क्या होता है दैट बाइंड्स टुगेदर प्लेटलेट्स एंड सम प्लाज्मा प्रोटीन्स इन अ ब्लड। अच्छा, कई बार आपने देखा होगा कि चोट लग जाती है ना, चोट लग जाती है और हमारे हाथ से, बाजू से, कहीं से भी खून बहना स्टार्ट हो जाता है ना। लेकिन थोड़े टाइम के बाद क्या है, वहां पे थोड़ी सी क्लॉटिंग जैसी हो जाती है और खून बहना वो बंद हो जाता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ बताई कि वो ब्लड की जो हम बोलते हैं ना ब्लीडिंग हो रही है, वो कैसे बंद होती है, क्योंकि हमारे ब्लड में, प्लाज्मा प्रोटीन्स में जो फिब्रिनोजेन होता है, इंजरी के टाइम पे वो फॉर्म करता है फिब्रिन। और फिब्रिन का काम क्या है कि सारे प्लेटलेट्स को इकट्ठा करेगा और एक गट्ठा सा बना देगा, है ना, जिसको हम बोलते हैं कि ब्लड को क्लॉट कर देगा ताकि और ज्यादा ब्लीडिंग ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिब्रिनोजेन हो गया, फिब्रिन हो गया, यहां से अब क्वेश्चंस आते हैं। अब आपसे कोई नहीं पूछता कि बताओ ब्लड की पीएच वैल्यू क्या है, बताओ ब्लड रेड क्यों होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। अब गए वो जमाने जिस टाइम पे इतने इजी क्वेश्चंस आते थे, है ना। चलिए, ये पॉइंट स्किप करने वाला नहीं है। जहां पे कोई लेस इंपॉर्टेंट चीज होगी, आपको स्किप करने लायक होगी, मैं आपको बता दूंगी, लेकिन इसको आप बड़े ध्यान से अपने नोट्स में ऐड करें। अब इसी के साथ ये फिब्रिनोजेन जो इंजरी के टाइम पे फिब्रिन को फॉर्म करके ब्लड की क्लॉटिंग को रोकता है, इसे कोगुलेशन फैक्टर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हेल्प करता है इन फॉर्मिंग ब्लड क्लॉट, ब्लड का क्लॉट बनाने में हेल्प करता है ताकि ब्लीडिंग रुक जाए। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस। सेम चीज है, अलग अलग शब्दों में लिखी है। ब्लड लॉस ना हो उसको रोकने का काम करता है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? प्लाज्मा में प्लाज्मा प्रोटीन्स पढ़ रहे थे ना हम। तो एक प्लाज्मा प्रोटीन हमने पढ़ लिया फिब्रिनोजेन, जिसके बारे में हमने बहुत ही अच्छे से सारी पॉइंट्स कवर किए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन क्या करता है? हेल्प्स इन डिफेंस मैकेनिज्म। कोई फॉरेन सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में आके हमारी बॉडी को हार्म कर रहे हैं, है ना, तो उस टाइम पे ग्लोबुलिन एक्टिव हो जाता है और डिफेंस, हमारी बॉडी को उस फॉरेन सब्सटेंस से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। तो इतना डिटेल में नहीं, बट ग्लोबुलिन क्या है? एक प्लाज्मा प्रोटीन है, प्लाज्मा में यानी ब्लड में आपको मिलेगा, जो कि डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है। अब देखिए, अगर आप नोट्स बना रहे हैं 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके जो मैंने प्लाज्मा में पढ़ाया उसे पढ़ें, ठीक है ना। अब देखिए, आगे हम चलेंगे। प्लाज्मा हमने कवर कर लिया। आपको कोई भी डाउट इसमें रहता है मुझे अभी के अभी बताएं, साथ के साथ बताएं, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूं उसमें उस डाउट को क्लियर कर सकूं। अगर आप बाद में बोलेंगे फिर उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम टॉपिक कवर कर चुके होते तो मुश्किल होता है फिर से उस पूरे टॉपिक को फिर से स्टडी करना, आपके डाउट्स क्लियर करना, ठीक है। चलिए, तो हमने प्लाज्मा पढ़ लिया। नेक्स्ट पेज पे हम पढ़ेंगे कॉर्पस्कल्स के बारे में, लेकिन ये सारे नोट्स आपको तभी बेनिफिशियल प्रूव होंगे अगर आप साथ में नोट्स बना रहे हैं।
ठीक है ना। चलिए, इसी के साथ वीडियो पसंद आ रही हो लाइक जरूर कीजिएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहूंगी कि जैसा आप लोग कहते हैं कि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ और आपको नोटिफिकेशन नहीं आती, आपको पता ही नहीं चलता कि कोई वीडियो आई है, बहुत सारे मुझे मैसेजेस ऐसे आते हैं, तो उस केस में देखिए आपको नोटिफिकेशन बेल ऑन करनी होती है। अगर आपको फिर भी कोई इश्यू आ रहा है, नहीं पता चल रहा है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम अकाउंट का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम अकाउंट ज्वाइन कर लें। वहां पे जैसे ही कोई वीडियो मैं अपलोड करती हूँ साथ में उसका लिंक शेयर कर देती हूँ, ताकि जो भी वहां पे मेरे साथ में कनेक्टेड है उनको ये पता चल जाए कि वीडियो अपलोड हुई है। उसके अलावा वहां पे कुछ भी शेयर नहीं होता, तो उसे आप डेफिनेटली जो है ज्वाइन करें टेलीग्राम अकाउंट को। साथ में इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक भी दिया है, उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए, तो अब सीधे चलते हैं अपने सेकेंड पेज की ओर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ब्लड कॉर्पस्कल्स के बारे में। ब्लड कॉर्पस्कल्स बोल लीजिए या ब्लड सेल्स बोल लीजिए, 3 तरह के होते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। तीनों के बारे में इन डिटेल हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आरबीसीज की बात करें, इन्हें रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। हीमोग्लोबिन कंटेनिंग सेल्स दैट कैरी ऑक्सीजन इन द ब्लड। अच्छा, ये ऐसे सेल्स होते हैं जो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करते हैं इधर से उधर। प्लस हमारा जो ब्लड है वो रेड क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर आरबीसीज। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट सेल्स, इसका मतलब है कि हमारी बॉडी में, मतलब हमारे ब्लड में सबसे ज्यादा जो पाए जाते हैं वो आरबीसीज होते हैं। ठीक है, और एक आरबीसी में 250 यानी 250 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। नाउ आगे चले, लाइफ स्पैन, इसका मतलब है कि एक आरबीसी की लाइफ कितनी होती है? 120 डेज की होती है। इनकी फॉर्मेशन कहाँ पे होती है? बोन मैरो में फॉर्मेशन होती है आरबीसीज की। एंड अगर प्रेगनेंसी है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लीवर में इनकी फॉर्मेशन होती है। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, आरबीसीज का लाइफ स्पैन कितना होता है, आरबीसीज की फॉर्मेशन कहाँ पे होती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आरबीसीज की फॉर्मेशन कहाँ पे होती है, इनकी डेथ कहाँ पे होती है, लीवर में होती है। तो सारी चीजें आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आता है हेमोसाइटोमीटर। हेमोसाइटोमीटर क्या होता है? काउंटिंग चैम्बर डिवाइस यूज टू काउंट ब्लड सेल्स। हमारी बॉडी में ब्लड सेल्स को काउंट करने के लिए, ठीक है, एक काउंटिंग चैम्बर डिवाइस को अटैच कर सकते हैं जिसके थ्रू काउंट कर सकते हैं कितने ब्लड सेल्स हैं। अब ये चीज सिर्फ आरबीसीज के लिए नहीं है, डब्ल्यूबीसीज के लिए भी है। चलिए, अब हमने यहाँ पे ये पढ़ा था कि फॉर्मेशन जो है आरबीसीज की बोन मैरो में होती है। तो ये बोन मैरो क्या है? ठीक है ना, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। चलिए, इसके बारे में देखते हैं। तो ये एक टिश्यू होता है जो हमारी हड्डियों के अंदर होता है, हमारी बोन्स के अंदर होता है। सॉफ्ट फैटी टिश्यू इनसाइड ऑफ द बोन्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो बोन्स होती हैं उसके अंदर सॉफ्ट एंड फैटी टिश्यू होता है। इसमें ऐसे सेल्स होते हैं जो ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। समझ रहे हैं? हमारी बॉडी में जो हड्डियां होती हैं उसके अंदर बोन मैरो प्रेजेंट होता है। बोन मैरो क्या करता है? ऐसे सेल्स बोन मैरो के अंदर होते हैं जो ब्लड सेल्स को, प्लेटलेट्स को, ब्लड सेल्स में आरबीसीज को, डब्ल्यूबीसीज को, प्लेटलेट्स को, इनको प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग बिलियंस ऑफ न्यू रेड ब्लड सेल्स ईच डे। यानी ज्यादा से ज्यादा जो आपके रेड ब्लड है, व्हाइट ब्लड है, प्लेटलेट्स है, इनको बनाने में काम करता है। ठीक है, वही चीज है, फॉर्मेशन का काम करता है। वही चीज यहाँ पे बताई कि हमारी बोन्स में जो है ये टिश्यूज होते हैं, इसमें ऐसे सेल्स होते हैं जो ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। चलिए, बहुत, हमने कोई डॉक्टर नहीं बनना है ना, इतनी स्टडी तो हम नहीं कर पाएंगे। हमने जस्ट इतना पढ़ना है कि एग्जामिनेशन हमारा क्लियर हो जाए, जनरल साइंस के जनरल टॉपिक्स हम समझ पाए और वहां पे आंसर सही कर पाए। ठीक है ना। चलिए, जो आरबीसी काउंट है, जिस टाइम पे हम सोए होते हैं ना, ठीक है, उस टाइम पे रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में 30% के अराउंड इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका आ सकता है कि रिजर्वायर ऑफ आरबीसीज किसे कहते हैं? स्प्लीन को कहते हैं। स्प्लीन क्या है? एक ऐसा ऑर्गन है दैट सर्व्स एज ए ग्रेवयार्ड फॉर ब्लड सेल्स। एक ग्रेवयार्ड आप समझ लीजिए कि मतलब जहां पे सबको दफन करते हैं ना, तो वैसा एक ग्रेवयार्ड जो है ब्लड सेल्स के लिए हम इसे बोल सकते हैं। मुझे एग्जैक्टली हिंदी वर्ड इसका नहीं ध्यान में आ रहा, बट आप एक गूगल करके देख ले, बहुत ही मतलब आपको समझ आ जाएगा। तो ग्रेवयार्ड फॉर ब्लड सेल्स कहा जाता है स्प्लीन को। रिजर्वायर ऑफ आरबीसीज है जहां पे इनकी डेथ होती है। इट ट्रैप्स डिग्रेडेड आरबीसीज एंड देन डिस्ट्रॉयज देम। ऐसे आरबीसीज जो डिग्रेड हो चुके हैं उन्हें इकट्ठा करता है और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है जी, अब देखिए हमने आरबीसीज के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट हम डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो हल्की सी लेंथी हो सकती है, लेकिन मैं बहुत कम वीडियोस अपलोड कर पाती हूँ, तो आप बस पेशेंस रखें। जो मैं पढ़ा रही हूँ उसे अच्छे से पढ़ें, अच्छे से अपने नोट्स मेंटेन करें। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ नोट्स बना रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर आप सुनेंगे नहीं जो मैं बोल रही हूँ तो आप सब चीजें भूल जाएंगे। ठीक है ना। तो एक बार हम
ऑनलाइन क्लासेस या हम ऑफलाइन क्लासेस क्यों लेते हैं? ताकि जो हमें टीचर पढ़ा रहा है वो हम सुने। जब किसी की बोली हुई बात हम सुनते हैं तो वो दिमाग में बैठती है ना, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है। चलिए, अब इसी के साथ हमारा सेकंड पेज भी होता है कंप्लीट। यहाँ आपको बताना चाहूंगी कि आप सब चाहें तो जीएस हैंड रिटन नोट्स भी परचेज कर सकते हैं। मतलब जनरल साइंस के अलावा, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के अलावा हर एक सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिल जाएंगे। नोट्स परचेज करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए, तो अब सीधे चलते हैं अपने थर्ड और अपने लास्ट पेज की ओर। आज हम पढ़ेंगे WBCs यानी कि वाइट ब्लड सेल्स के बारे में। इन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। ये कलरलेस सेल्स होते हैं इन्वॉल्व इन द बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म। कलरलेस सेल का मतलब है कि वो कलर नहीं होता इनका, सिंपल सा है ना। और ये हमारी बॉडी को डिफेंड करते हैं। कैसे डिफेंड करते हैं? तो वही चीज हमने पहले पढ़ी कि कोई भी अगर फॉरेन सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो उससे फाइट करता है। ठीक है, बॉडी को डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करवाता है, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है, पार्ट है बॉडी के इम्यून सिस्टम का। ये क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है या रिमूव करता है जो भी पुराने सेल्स या सेलुलर डेब्रिस का मतलब होता है कूड़ा करकट जो बचा होता है उसको, और अटैक करता है इन्फेक्शियस एजेंट्स एंड फॉरेन सब्सटेंसेस को। वही चीज के बस सेम चीज लिखी हुई है ना, बट एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन डाले तो आप उसका आंसर कर पाए, ये होता है इन नोट्स का फायदा ना। कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी एजेंट जिसके थ्रू आपको इन्फेक्शन हो सकता है, ऐसी चीजों को डिटेक्ट करके जो है उनसे फाइट करता है। और अगर हम बात करें आरबीसीज नंबर में बहुत ज्यादा होते हैं, WBCs बहुत कम होते हैं। अगर 600 आरबीसीज हैं तो उनके ऊपर 1 WBC होता है। ठीक है, अब ये हेल्प करता है बॉडी को टू फाइट इन्फेक्शन एंड अदर डिजीज। फॉर्मेशन इसकी बोन मैरो में होती है। लाइफ स्पैन इसका 12 से 20 दिन होता है। आरबीसीज का लाइफ स्पैन कितना होता है? आरबीसीज की फॉर्मेशन कहाँ पे होती है? रिजर्वायर ऑफ आरबीसीज किसे कहते हैं? उनकी डेथ कहाँ पे होती है? एक आरबीसी में कितने हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स होते हैं? इस तरह के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ भी हमने देख लिया फॉर्मेशन हो गया, लाइफ स्पैन हो गया, फंक्शन हो गया, एक 600 आरबीसीज पे कितने WBCs होते हैं ये हो गया। तो ये सब जो है एग्जाम में आ सकता है। प्लस WBC ना पूछ के ल्यूकोसाइट्स पूछ लेंगे, हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि ब्लड में ल्यूकोसाइट्स भी होते हैं, हमें तो पता ही नहीं था। कैसे पता होगा जब डिटेल्ड में हमने स्टडी ही नहीं किया है ना। चलिए, अब ये हमारा आज का लास्ट सब टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे, विच इज द प्लेटलेट्स। चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। ब्लड किस किस से मिलकर बना हुआ है? प्लाज्मा एंड कॉर्पुसेल्स से। प्लाज्मा हमने पढ़ लिया। जो कॉर्पुसेल्स है इन्हें आप ब्लड कॉर्पुसेल्स या ब्लड सेल्स भी बोल सकते हो। इसमें 3 चीजें आती हैं, आरबीसी, WBC एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी, WBC हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। इन्हें थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। आरबीसीज को एरिथ्रोसाइट्स, WBCs को ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए, कोगुलेशन के लिए। क्या करते हैं ये? अब हमने क्या पढ़ा था? हमने शुरू में प्लाज्मा में पढ़ा कि प्लाज्मा में एक प्लाज्मा प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है फिब्रिनोजेन, है ना, फिब्रिनोजेन। अब वो कन्वर्ट होता है फिब्रिन में, या बोलो कि वो क्रिएट करता है, फॉर्म करता है फिब्रिन। तो वो जो क्रिएशन होती है, फॉर्मेशन होती है, कन्वर्जन होता है, वो होता है विद द हेल्प ऑफ प्लेटलेट्स। ठीक है, बाकी कहानी हमने पढ़ ली फर्स्ट पेज पे कि फिब्रिनोजेन जो है ये फिब्रिन में कन्वर्ट होता है, फिर ब्लड सेल्स का इकट्ठा करके क्लॉट, एक गट्ठा सा बना लेता है जिसे हम ब्लड क्लॉट बोल देते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा ब्लड लॉस नहीं होता, ब्लड लॉस को प्रिवेंट करता है ना, ब्लीडिंग नहीं होती। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आती है ब्लड थिनर्स। हमने क्या पढ़ा कि कोगुलेशन फैक्टर हम किसको बोलते हैं? फिब्रिनोजेन को बोलते हैं, है ना। तो वो क्या कर रहा है? ब्लड को जमा रहा है, इकट्ठा कर रहा है, गट्ठा बना रहा है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रहा है। अगली चीज हमारे पास आती है ब्लड थिनर्स के। ब्लड थिनर्स क्या होते हैं? इन्हें एंटी कोगुलेंट्स कहा जाता है। एंटी कोगुलेंट्स का मतलब क्या होता है? मेडिसिन दैट हेल्प प्रिवेंट ब्लड क्लॉट्स। अच्छा, मैं आपको उसका एग्जांपल बताती हूँ। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर ब्लड क्लॉटिंग हो गई है तो वो ना हो, ऐसी मेडिसिन देना जिससे ब्लड क्लॉटिंग हट जाए। अब ब्लड क्लॉटिंग क्यों हटानी है? वो तो अच्छी बात है ना। अगर हमें चोट लगी, खूब खून बह रहा है, तो ब्लड क्लॉट हो जाएगा तो खून बहना बंद हो जाएगा। ये केस है छोटी मोटी चोट में। कई बार ऐसा होता है कि एक्सीडेंट होता है और ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है ब्रेन में। तो अगर क्लॉटिंग हो जाए तो इंसान की मेमोरी चल जाती है, उसकी सही गलत या क्षमता समझने की चली जाती है, और वो एक तरह से रिफ्लेक्स या बोलो पागल सा हो जाता है ना। तो ऐसा कैसे होता है? क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग हो गई, अंदर ब्लड जो है वेसल्स में, आर्टरीज में सब अच्छे से जो है हमारी वेन्स में नहीं फ्लो कर पा रहा है ना। तो इसकी वजह से जो है वो नुकसानदायक भी बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, ये ब्लड क्लॉटिंग नुकसानदायक ज्यादा है। नाउ अब ये जो नुकसानदायक है ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है,
इसके लिए ब्लड थिनर्स मार्केट में अवेलेबल है, जिन्हें एंटीकोगुलेंट्स भी कहते हैं। ये मेडिसिन होती हैं जो ब्लड क्लॉटिंग को रोकती हैं कि ब्लड क्लॉट ना हो, फ्लो होता रहे, ठीक है। एंड दे आर गिवन टू पीपल एट अ हाई रिस्क ऑफ गेटिंग क्लॉट्स। ऐसे लोगों को दिया जाता है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, क्लॉटिंग हो गई है, जान जा सकती है, मेमोरी जा सकती है, सही गलत की क्षमता जा सकती है, तो ऐसे लोगों को दिया जाता है ब्लड थिनर्स यानी एंटीकोगुलेंट्स यानी मेडिसिन, ताकि ब्लड क्लॉटिंग खत्म हो और उनका ब्लड जो है लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, टू रिड्यूस देयर चांसेस ऑफ डेवलपिंग सीरियस कंडीशन सच एज हार्ट अटैक्स। हार्ट अटैक्स इन्होंने हार्ट से कनेक्ट कर लिया है ना, हार्ट अटैक्स, तो ये आपने ध्यान रखना है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई ऐसी चीज होगी जो आपको समझ नहीं आई है। फिर भी कोई चीज है जो आपको समझ में नहीं आई है, प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में अभी के अभी बताएं, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, ताकि 1-2 घंटे में कमेंट्स देखूं और उसके ऊपर उस चीज को सॉल्व कर सकूं। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट सब टॉपिक जो हमें आज पढ़ना है, विच इज द ब्लड ग्रुप। सिंपल भाषा में बोले तो ब्लड ग्रुप क्या होता है? अच्छा, मेरा ए पॉजिटिव है, ओ नेगेटिव है, ए बी पॉजिटिव है, ये तो आपने सुना ही होगा। तो ये हमारे ब्लड ग्रुप्स होते हैं। नाउ ब्लड ग्रुप्स होते हैं 4 मेनली। कौन कौन से? ए बी एंड ओ। इन्हें फर्दर फिर हम ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव इस तरह से कर देते हैं। वैसे हमारे 4 मेन ब्लड ग्रुप्स होते हैं। अब किसी भी पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या डिटरमाइन करता है? तो वो डिटरमाइन होता है बाय द जीन्स ही इनहेरिट और ही और शी इनहेरिट फ्रॉम हिज पेरेंट्स। हमारे पेरेंट्स से हमें, देखिए होता क्या है कि हम एक चीज पढ़ते हैं ना कि हमारे फादर का ब्लड ग्रुप ए था, मदर का भी ए था, तो हमारा भी ए है ना। तो इस तरह से कॉम्बिनेशंस होते हैं, तो हमारे जीन्स को ये कैरी करता है जो ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है। अब जब आपको ब्लड ग्रुप पढ़ना हो तो उसमें आपको 2 चीजें पढ़ना जरूरी होती है। एक होता है एंटीबॉडीज, एक होता है एंटीजेंस, ठीक है। तो अब इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं, फिर आगे चल के हम जानेंगे कौन सा यूनिवर्सल डोनर है, कौन सा यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, इन्हें ऐसा क्यों कहते हैं, RH सिस्टम क्या होता है, ठीक है। नाउ एंटीबॉडीज एंड एंटीजेंस को थोड़ा सा देखते हैं। सो हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो आइडेंटिफाई किया जाता है उसमें प्रेजेंट एंटीबॉडीज एंड एंटीजेंस के थ्रू, ठीक है। एंटीबॉडीज क्या होते हैं? ये प्रोटीन्स होते हैं जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, आपके लिए एक क्वेश्चन है कि प्लाज्मा में कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन होता है जिसे कि हम कोगुलेशन फैक्टर कहते हैं? प्रीवियस वीडियो में ही मैंने पढ़ाया था, तो अब आप लोगों के कमेंट से पता चलता है कि आप लोग कितने एक्टिव थे वीडियो में, ठीक है ना। क्योंकि ये वीडियो ऐसी नहीं है कि आपने देखा और नोट्स बनाए, इनको समझना भी जरूरी है, ठीक है ना। नाउ एंटीबॉडीज क्या होते हैं? हमारा ब्लड प्लाज्मा एंड कॉपी सेल से मिलकर बना होता है। तो जो प्लाज्मा होता है उसमें एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसे एंटीबॉडीज कहते हैं। और एंटीजेंस क्या होते हैं? ये होते हैं जो हमारे आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, जिन्हें हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है। आरबीसीज के सरफेस पे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट है वो होते हैं एंटीजेंस। यहां से क्या समझ में आया कि एंटीबॉडीज हमारे प्लाज्मा में होते हैं, एंटीजेंस आरबीसीज के सरफेस में होते हैं। एंटीबॉडीज प्लाज्मा, एंटीजेंस आरबीसीज, ठीक है। कहाँ ये प्रेजेंट होते हैं वो देख लिया। अब इनका काम क्या है, आगे चलते हैं वो देखते हैं। सो दे आर द पार्ट ऑफ आर नेचुरल डिफेंसेस। हमें डिफेंड करते हैं, है ना। ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि हमारी बॉडी में कोई फॉरेन सब्सटेंस तो नहीं एंटर हो गया, जैसे कि कोई जर्म है, ये तो नहीं एंटर हो गया। अगर एंटर हो गया तो हमारे इम्यून सिस्टम को अलर्ट करते हैं, और हमारा इम्यून सिस्टम जो कि WBCs भी जिसका एक पार्ट है इम्यून सिस्टम का, वो क्या करता है, मिलके उस फॉरेन सब्सटेंस को, उस जर्म को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो एक तरह से हमें डिफेंस मैकेनिज्म में ये हेल्प करते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, ब्लड ग्रुप के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि 4 तरह के हमारे मेन ब्लड ग्रुप होते हैं। कौन कौन से? ए बी एंड ओ। अब जो हमारा ए ब्लड ग्रुप है, मतलब जो ब्लड ग्रुप का नाम है ना वही उसमें एंटीजन मिलेगा। ए ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन होता है, और जो एंटीजन होगा उसका ऑपोजिट एंटीबॉडी होगा। अगर ए एंटीजन है तो बी एंटीबॉडी होगा, बी एंटीजन है तो ए एंटीबॉडी होगा। ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट है तो एंटीबॉडी कोई भी नहीं होगा। ओ जो ब्लड ग्रुप है उसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता तो उसमें ए बी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं। यहां से क्वेश्चन आता है, एक तो हमारा क्वेश्चन आता है कि एंटीबॉडीज कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एंटीजेंस कहाँ होते हैं। दूसरा आपका क्वेश्चन आता है कि अच्छा ए एंटीजन कौन से ब्लड ग्रुप में आपको मिलेगा, कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है जी। चलिए, एंटीजन का उल्टा एंटीबॉडी में होता है, राइट। अब ए बी में ए बी दोनों एंटीजन होते हैं तो इसमें एक भी एंटीबॉडी नहीं होता। ओ में ए बी का उल्टा होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं।
नेक्स्ट हमारा आता है कि किसे यूनिवर्सल डोनर एंड किसे यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं। तो जो हमारा ब्लड ग्रुप ओ होता है ना, उसे यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। क्यों कहते हैं? मतलब जो ओ ग्रुप वाले होते हैं वो किसी भी ब्लड ग्रुप वाले को अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं, किसी भी ब्लड ग्रुप वाले को, इसलिए इन्हें यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, दाता कहते हैं। और ग्रुप ए बी पॉजिटिव को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं। क्यों? क्योंकि कोई ऐसा पर्सन जिसका ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, अगर उसे ब्लड की जरूरत होती है तो कोई भी ब्लड ग्रुप वाला उसे ब्लड दे सकता है। हर एक ब्लड ग्रुप वाले पर्सन से ब्लड को एक्सेप्ट कर लेता है ए बी पॉजिटिव वाला पर्सन, इसलिए ऐसे ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं, याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। RH सिस्टम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि RH सिस्टम क्या होता है। तो एक रहीसस मंकी था, है ना, उसमें RH सिस्टम पाया गया था, तो फिर वहीं से इन्होंने ये नाम उठा लिया। अब ये जो RH सिस्टम है, जो आरबीसीज होते हैं ना, हमने क्या पढ़ा कि एंटीबॉडीज हमारे प्लाज्मा में होती हैं, एंटीजन्स हमारे आरबीसीज के सरफेस पे होते हैं। तो आरबीसीज में कई बार एक और एंटीजन भी प्रेजेंट होता है, एक अलग सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसका नाम है RHD एंटीजन। अभी तक हमने क्या पढ़ा? 2 एंटीजन्स होते हैं, A एंड B, ठीक है, या इनका कॉम्बिनेशन। कहाँ पे होते हैं एंटीजन्स? आरबीसीज के सरफेस पे होते हैं। लेकिन कई बार आरबीसीज के सरफेस पे एक अलग तरह का प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है, उसी प्रोटीन मॉलिक्यूल को हम एंटीजन बोलते हैं, जो कि होता है RHD एंटीजन। अब अगर किसी की बॉडी में ये प्रेजेंट है तो हम उसे बोलते हैं RHD पॉजिटिव, अगर एब्सेंट है तो हम उसे बोलते हैं RHD नेगेटिव। इसका मतलब टोटल 8 ब्लड ग्रुप्स हो गए। A RHD पॉजिटिव, A RHD नेगेटिव, B RHD पॉजिटिव, B RHD नेगेटिव। तो सबके 2-2 बना के 4 2 8, तो 8 ब्लड ग्रुप्स हो गए RH सिस्टम को इंक्लूड करके। ठीक है जी, चलिए इसी के साथ हमारा फर्स्ट पेज होता है कंप्लीट। आई होप आप लोग वीडियो के साथ में नोट्स बना रहे हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में भी थोड़ा सा और लंबा चलेगा, 2-3 वीडियोस और आएंगे इसके ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोशिश कर रही हूँ कि एक छोटा सा टॉपिक भी उठाऊं ना तो उसको बहुत डिटेल में पढ़ाऊं। जैसे कि ब्लड ग्रुप हम पढ़ते हैं, आगे हम ब्लड वेसल्स पढ़ेंगे, हम वर्किंग पढ़ेंगे, हार्ट की पार्ट्स ऑफ द हार्ट पढ़ेंगे, तो उसको बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट हर जगह से, हर वेबसाइट से, हर बुक से उठा लूं ताकि आपको फिर इधर उधर ना भटकना पड़े। तो मेरी इस मेहनत का थोड़ा फायदा उठाएं, वीडियो के साथ में नोट्स बनाएं, क्योंकि अगर आप वेट कर रहे हैं कब कंप्लीट होगा बायो, तो देखिए बहुत टाइम लगने वाला है। ठीक है ना, चलिए इसी के साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। आप सब चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप सब चाहें तो मुझे टेलीग्राम अकाउंट पे ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसी के साथ आप सब चाहें तो GS हैंड रिटन नोट्स भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें जनरल साइंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के अलावा आपको हर एक सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए तो अब सीधे चलते हैं अपने सेकेंड और अपने लास्ट पेज की ओर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट। हाइपोटेंशन क्या होता है, हाइपरटेंशन क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होता है, स्टेथोस्कोप क्या होता है, नॉर्मल इंसान का ब्लड प्रेशर कितना होता है, स्फिग्मेनोमीटर क्या होता है, डायस्टोलिक, सिस्टोलिक, ये सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हम इसमें कहानियां पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे, बस आप सब वीडियो के साथ में नोट्स बनाते रहें। सबसे पहले तो ये समझो कि ये ब्लड प्रेशर होता क्या है। तो जिस प्रेशर के साथ ब्लड फ्लो कर रहा है ब्लड वेसल्स में, वॉल्स के ऊपर जोर लगा रहा है, उसे हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। चलिए नहीं समझ आया तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल लैंग्वेज में देखते हैं। द प्रेशर क्रिएटेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स ड्यू टू द रिपीटेड पंपिंग ऑफ हार्ट। हमारे पास ब्लड वेसल्स होती हैं, कौन कौन सी होती हैं वैसे मैं आपको पढ़ाऊंगी। आर्टरीज हैं, वेन्स हैं एंड कैपिलरीज हैं, तीनों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी। लेकिन फिलहाल आप देख लें, मतलब जो हमारी नसें होती हैं, है ना, नसें बोलते हैं जिनको नर्व्स बोलते हैं। तो ये जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है जिसमें से ब्लड फ्लो करता है, इनकी वॉल्स पे ब्लड जो प्रेशर लगाती है इधर से उधर जाने के लिए, उसे हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। क्यों ब्लड प्रेशर क्रिएट होता है? क्यों? क्योंकि हमारा हार्ट बार बार पंपिंग करता रहता है, धड़कता रहता है, पंपिंग करता रहता है, जिसकी वजह से ब्लड हमारा इधर से उधर फ्लो कर रहा होता है, और उसकी वजह से वो वेसल्स में थोड़े प्रेशर के साथ जाएगा, तो एक प्रेशर क्रिएट करेगा ब्लड वेसल्स की वॉल्स पे, और उसे ही हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब ब्लड प्रेशर को हमने मेजर करना है, कैसे करेंगे? स्फिग्मोमैनोमीटर से करेंगे, स्फिग्मोमैनोमीटर याद रखना है। दूसरा आता है कि हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि इस पर्सन का बीपी कितना है। जैसे हम बोलते हैं ना कि अच्छा जी हम कोई सब्जी लेने चले गए तो 2 kgs दे दो, 2 किलोग्राम्स, 1 किलोग्राम्स। अच्छा दूध वाला आता है 2 लीटर दूध दे दो, है ना। हर चीज का अपना एक
यूनिट है तो ब्लड प्रेशर को कैसे मेंटेन करते हैं, ठीक है ना, समझ आ गए अब मैंने यहाँ पे क्या पढ़ाना है। सो ब्लड प्रेशर को कैसे हम मेजर करेंगे, तो इसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक डायस्टोलिक क्या होता है, सिस्टोलिक मतलब मैक्सिमम प्रेशर ड्यूरिंग वन हार्ट बीट, मैक्सिमम प्रेशर ब्लड वेसल पे जो ब्लड लगा सकता है, और डायस्टोलिक क्या है, मिनिमम प्रेशर, कम से कम प्रेशर जो लगा सकता है ना। तो ये हम इस तरह से मेजर करते हैं। अब इसको हम मेजर करते हैं कैसे, एज इन mm ऑफ मरकरी, mmHg के साथ हम लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं ना 1 kg 2 kg, यहाँ पे लिख देंगे 180 mmHg, ठीक है। कैसे लिखेंगे वो मैं आपको भी बताऊंगी, जस्ट मैंने एग्जाम्पल दिया। नाउ सिस्टोलिक मैक्सिमम प्रेशर, डायस्टोलिक मिनिमम प्रेशर, तो ये जो डिफरेंस होता है सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर के बीच में, इसे हम बोलते हैं पल्स प्रेशर, ठीक है। जो ब्लड प्रेशर होता है नॉर्मल पर्सन का कितना होता है, 120/80 mmHg। 120 क्या है सिस्टोलिक प्रेशर, 80 क्या है डायस्टोलिक प्रेशर, 120 क्या है मैक्सिमम प्रेशर ड्यूरिंग 1 हार्ट बीट, 80 क्या है मिनिमम प्रेशर ड्यूरिंग 2 हार्ट बीट्स, ठीक है ना। अब समझ में आ गया मिनिमम मैक्सिमम। चलिए आगे चलते हैं। अब ये जो है कम ज्यादा होता रहता है, जो ब्लड प्रेशर होता है, कई बार इंसान का बीपी लो हो गया तो ये कम हो जाएंगे, बीपी हाई हो गया तो ये ज्यादा हो जाएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होता है, ठीक है। ये एक ऐसा टेस्ट होता है विच इज यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। हमारे हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करने के लिए जो है ये टेस्ट किया जाता है। ये यूज होता है टू चेक द प्रॉपर वर्किंग ऑफ हार्ट बाय यूजिंग इलेक्ट्रोड्स। हमारा हार्ट सही से काम कर रहा है या नहीं, है ना, उसको चेक करने के लिए हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ को यूज करते हैं। अब देखिए अगर आपको नहीं समझ आया कोई बात नहीं, टीवी सीरियल्स देखे होंगे, मूवीज देखी होंगी, हॉस्पिटल में धक धक करते हुए किसी ना किसी पेशेंट को मरते हुए देखा होगा, हॉस्पिटल में देखा होगा, है ना। मूवीज में बहुत रहता है, बॉलीवुड मूवीज में तो क्या है, उसमें मशीन सी लगी होती है, उसमें हार्ट बीट दिखाते हैं ऐसे करके, और एकदम से सीधी हो जाती है, मतलब इंसान की डेथ हो गई। इस तरह से चल रही है, मतलब वो सही है, ठीक है, जिंदा है। तो उससे रिलेट कर लो कि वो जो मशीन होती है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होती है ना। स्फिग्मोमैनोमीटर, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर, mmHg, पल्स प्रेशर कितना होता है, नॉर्मल बीपी, ये सारे यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आगे अगर हम बात करें कि किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर बहुत कम हो गया तो हम उसे क्या बोलेंगे, हाइपोटेंशन। किसी का ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया तो हम उसे क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। नॉर्मल बीपी वाले पर्सन को क्या बोलते हैं, नॉर्मोटेंशन, ठीक है। हाइपोटेंशन यानी मैक्सिमम जो कम हो सकता है ना, कम से कम 100/50 mmHg, लोगों का तो इससे भी कम हो जाता है, बट इसको हम बोलते हैं कि अगर इतना आ रहा है स्फिग्मोमैनोमीटर पे मतलब लो बीपी है, इतना आ रहा है मतलब हाई बीपी है। हाई बीपी कॉमन रहता है लोगों में कि हाई ब्लड प्रेशर की बड़ी प्रॉब्लम है, क्यों, फियर, वरी, एंजाइटी, सॉरो, दुख, कोई गम, कोई टेंशन, है ना। चलिए आजकल तो लोग जॉब पे भी जाते हैं, उसकी भी बहुत टेंशन होती है, तो वो भी बीपी कम ज्यादा होने का रीजन रहता है। अच्छा एक चीज यहाँ पे और भी होती है, कई बार ब्लड प्रेशर कम हो गया, ज्यादा हो गया, तो कुछ चीजें खाने को सजेस्ट किया जाता है, नमक खा लो, कॉफी पी लो, टॉफी खा लो, दही पी लो, है ना, ऐसे भी कुछ होता है। पर चलिए वो चीज़ हम यहाँ पे नहीं लाते फिलहाल। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि एक डॉक्टर ने अगर हमारी हार्ट बीट चेक करनी है कि हमारा हार्ट सही से काम कर रहा है या नहीं, तो उसके लिए वो डॉक्टर जो इंस्ट्रूमेंट यूज करता है उसे हम स्टेथोस्कोप बोलते हैं। अब स्टेथोस्कोप क्या है, जो डॉक्टर ने गले में डाला होता है ना, ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो हमारी हार्ट की जो धक धक है उसे एम्पलीफाई करके डॉक्टर के कानों तक वो सुनाई देती है। स्टेथोस्कोप कैसा होता है, उसके 2 पार्ट्स कान में लगाते हैं, एक पार्ट जो है वो हाथ में लिया होता है डॉक्टर ने, है ना, वो हमारे हार्ट पे रखता है। तो अब हार्ट पे जब रखता है तो उससे वो आवाज एम्पलीफाई होकर डॉक्टर को सुनाई देती है, तो उससे वो अंदाजा लगाता है कि हार्ट बीट ज्यादा है, कम है, धड़कन है ना कैसी है। चलिए तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें हमने आज के वीडियो में पढ़ी हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया हो। देखिए अगर आप बुक्स में देखेंगे ना तो बीपी आपको बस इतना सा आपको मिलेगा हर एक बुक में, लेकिन मैंने 4 से 5 बुक्स प्लस अलग अलग वेबसाइट्स खोल के सारे पॉइंट्स यहाँ पे ऐड ऑन किए। आज हमें जस्ट पढ़ना है हार्ट के बारे में, जहां से क्वेश्चन बनता है वो सारी चीजें, प्लस हार्ट की स्ट्रक्चर कैसी है, ठीक है। हम बोलते हैं 4 चैम्बर्ड हार्ट है, तो कौन से हैं वो 4 चैम्बर्स, है ना। तो इस तरह की चीजें हम पढ़ेंगे एंड देन नेक्स्ट पार्ट में हम वर्किंग पढ़ेंगे हार्ट की और उसके साथ कुछ डिजीज पढ़ेंगे। तो एक तरह से ये सेकेंड लास्ट पार्ट है, ठीक है। इंट्रोडक्शन जरूरी था ताकि आप लोग समझ सकें कि हम क्या पढ़ रहे हैं। एंड जो भी हमने अभी तक पढ़ा है, अगर आपको नहीं पता वो सारी वीडियोस आपको कहाँ मिलेंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पे पॉलिटी हैंड रिटन नोट्स की प्लेलिस्ट का लिंक मैंने दिया है, वहां पे बायो की सारी वीडियोस आपको एक सीक्वेंस में मिल जाएंगी,
ठीक है जी, चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना मेन कंटेंट। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ में नोट्स बनाते रहें, आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे। चलिए आज हमें पढ़ना है हार्ट के बारे में। हार्ट क्या होता है? हमारा दिल जो धड़कता है ना। हार्ट हमारे पास है, दिल धड़क रहा है मतलब हमारी सांसें चल रही हैं, हम जिंदा हैं। हार्ट की वर्किंग बंद हो जाए मतलब डेथ। ठीक है, ये सिंपल सी भाषा में दिल के बारे में कुछ हम जानते हैं। अब थोड़ा सा हम बुकिश फॉर्म में देखें कि हार्ट क्या है। इट इज अ थिक मस्क्यूलर कॉन्ट्रैक्टाइल ऑटोमेटिक पंपिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी का ऐसा ऑर्गन जो पंपिंग करता रहता है, धक धक होती है ना, लब डब, है ना, हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो पंपिंग ऑर्गन है, ब्लड को पंप करता रहता है। थिक माने गाढ़ा, मस्कुलर माने मसल से बना हुआ, कॉन्ट्रैक्टाइल माने श्रिंक भी हो जाता है फिर फैल भी जाता है। और ऑटोमेटिक माने खुद से ही पंपिंग करता है, ऐसा नहीं कि हमें कुछ कनेक्ट करना पड़ेगा जी, चार्जिंग करनी पड़ेगी, नहीं, ऑटोमेटिक पंपिंग ऑर्गन है। ठीक है, आगे हम बात करें इसके साइज की, तो इसका साइज है हमारी हथेली के बराबर। हैव साइज एज बिग एज आवर फिस्ट, हमारी हथेली के बराबर इसका साइज रहता है। कहाँ पे लोकेटेड होता है हमारा हार्ट? तो देखिए हम बोलते हैं ना कि हमारे लेफ्ट साइड पे दिल होता है ना। सो होता क्या है, हमारे लंग्स के बीच में ये होता है, लेकिन ये थोड़ा सा इसकी जो बोलेंगे टिल्ट या बोलेंगे ये थोड़ा सा इसकी शिफ्टिंग रहती है लेफ्ट साइड को हमारी चेस्ट के, जिसे कि हम थ्रोसिस कैविटी बोलते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट ये है कि जो हमारा हार्ट होता है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेयर होती है। अच्छा, हमने स्केलेटन सिस्टम पढ़ा, स्केलेटन भी नहीं, हमने जो ब्रेन के बारे में पढ़ा था, है ना। हमने नर्वस सिस्टम पढ़ा था। नर्वस सिस्टम का सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। तो हमारे ब्रेन के आसपास भी एक लेयर होती है ना, ताकि कोई चोट लगे तो वो लेयर प्रोटेक्ट करती है ब्रेन को। उस लेयर का क्या नाम है आप मुझे बताएंगे? क्यों? क्योंकि नर्वस सिस्टम बहुत पहले हम पढ़ चुके हैं और आप लोगों के मैसेजेस ऐसे आते हैं कि मैम बायो आगे पढ़ाएं। नाउ आई वॉन्ट टू नो कि आप प्रीवियस भी रिवाइज करते हो या नहीं। तो मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताएं कि हमारे ब्रेन की आउटर लेयरिंग को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, उससे पता लगेगा कितने आप में से कितने जो स्टूडेंट्स हैं वो साथ साथ में पढ़ भी रहे हैं। चलिए हम बात करें हार्ट की, तो हार्ट के आसपास एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसे पेरिकार्डियम बोलते हैं, ये लेयर का नाम है। और इस लेयर और हार्ट, जैसे मान लीजिए ये हमारा हार्ट है, तो इसके आसपास एक प्रोटेक्टिव लेयर होगी जिसे हम पेरिकार्डियम बोलेंगे। और इन दोनों के बीच में जो फ्लूइड होगा, हार्ट और पेरिकार्डियम के बीच में जो फ्लूइड होगा उसे कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, ये फ्लूइड क्या कराता है? फ्रिक्शनलेस मूवमेंट ऑफ हार्ट एंड प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम मैकेनिकल शॉक्स। बाहर से कोई शॉक ना लगे मैकेनिकल, उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। प्लस फ्रिक्शन क्रिएट ना हो हार्ट और पेरिकार्डियम के बीच में, इसलिए ये लिक्विड बीच में भरा होता है। ठीक है जी, आगे हम बात करेंगे कि एक एवरेज एडल्ट है ना, तो उसका ह्यूमन हार्ट कितना साइज का होता है। हमने जाना फिस्ट के बराबर होता है, तो 12 सेंटीमीटर के अप्रोक्सीमेटली उसका साइज होता है। अब जो वेट होता है, भार होता है हार्ट का, ये वेरी करता है ना, मेल्स में और फीमेल्स में। मेल्स में होता है 300 ग्राम्स एंड फीमेल्स में होता है 250 ग्राम्स। तो ऑन एन एवरेज वहां पे आपको दी होगी रेंज, है ना, ध्यान रखना है, बहुत जरूरी है। अब हम आगे चल के पढ़ें कि हम हार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हार्ट क्या करता है? इट पंप्स ब्लड ऑल थ्रू द बॉडी इन अ प्रोसेस कॉल्ड सर्कुलेशन। हमने ब्लड के बारे में पढ़ लिया है, सब कुछ मैंने आपको ब्लड के बारे में पहले ही इसलिए बता दिया है क्योंकि अब हार्ट में उन चीज़ों का यूज़ होगा। आपके ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं, उनका यूज़ यहाँ पे होगा। तो अब मैं आपको तब जब यूज़ करूंगी तब नहीं बताऊंगी कि ये क्या काम करते हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एक पार्ट में मैंने ब्लड वेसल्स, उनकी फंक्शनिंग बहुत अच्छे से पढ़ाई है, एक्सेप्शंस भी होती है वो भी पढ़ाई है। ठीक है ना। नाउ हार्ट हमारा क्या करता है? हमारी बॉडी में, हमारे बॉडी के हर एक पार्ट तक ब्लड को भेजता है। ठीक है, साफ खून को भेजता है, गंदा खून वापस आता है, उसे लंग्स में भेजता है प्योरिफिकेशन के लिए। ये प्रोसेस चलता रहता है और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं सर्कुलेशन। सर्कुलेशन हो रही है, हार्ट से सारे बॉडी पार्ट्स में साफ खून जा रहा है, सारे बॉडी पार्ट्स से फिर वापस हार्ट में खून आ रहा है गंदे वाला, है ना, जिसे हम ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। वो भी हम पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। अभी जस्ट हम हार्ट से रिलेटेड बेसिक सी चीजें पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि नॉर्मल रेट ऑफ हार्ट बीट, जब हम रेस्ट पे हैं, सिंपल बैठे हुए हैं, तो नॉर्मल रेट ऑफ हार्ट बीट कितना होता है? 70 से 72 टाइम्स पर मिनट। एक मिनट में 70 से 72 टाइम्स हमारा दिल धड़कता है। एट रेस्ट का मतलब है कि आप शांति से बैठे हैं, आपको कोई टेंशन नहीं है, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, भागम भाग नहीं कर रहे हैं, आराम से बैठे।
ठीक है। अब जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसकी जो दिल की धड़कन है वो बहुत फास्ट चलती है ना। पर मिनट 140 टाइम्स एक नए जो बच्चा पैदा हुआ है उसका दिल धड़कता है। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा हार्ट जो है 170 से 200 टाइम्स पर मिनट बीट करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ से मुझे एक चीज और याद आ रही है कि जो हमारा ब्लड है ना, ब्लड से रिलेटेड एक पॉइंट याद आ रहा है कि ह्यूमंस में ब्लड रेड होता है। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है हमारे ब्लड में, आरबीसीज में। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जिनका ब्लड रेड नहीं, ब्लू होता है ना। हमने पढ़ा था लॉबस्टर्स हैं, स्पाइडर्स है ना, तो वो कुछ एक्सेप्शन सी हो जाती है ना। ऐसा ही कुछ हम यहाँ पे पढ़ेंगे। जो ह्यूमन हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 4 चैम्बर्स होते हैं, चारों चैम्बर्स का अपना अपना काम है, आगे पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल बेसिक से पॉइंट कवर कर रहे हैं, है ना। तो आपने क्या करना है, वीडियो के साथ में नोट्स बनाते रहने, क्योंकि आप अभी पढ़ेंगे, आप सोचेंगे मैं याद रख लूंगा, मुझे नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं होता। ह्यूमन ब्रेन की एक कैपेसिटी है ना, बार बार जिन चीजों को हम देखते हैं वो चीजें हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं। लेकिन अगर हम देखना बंद कर दें उन चीजों को तो हम भूल जाते हैं। ठीक है ना, तो आपने ध्यान रखना है, बार बार रिविजन बहुत जरूरी है एग्जाम क्लियर करने के लिए। नाउ यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ह्यूमंस के अलावा कुछ और एनिमल्स भी हैं जिनमें हार्ट जो है वो पंपिंग का काम करता है। क्या पंप करता है? ब्लड को पंप करता है बॉडी के हर एक पार्ट तक। ठीक है ना। लेकिन चैम्बर्स में डिफरेंस आता है। जैसे कि ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, जो मछलियां होती हैं वो उनका 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। एम्फीबियंस 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। क्रोकोडाइल, बर्ड्स, मैमल्स, इनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। रेप्टाइल्स, रेंगने वाले जो होते हैं, इनकी स्ट्रक्चरली 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है। अब जो छोटे मोटे एग्जाम्स जैसे क्लरिकल है, सुपरिटेंडेंट है, वहां पे क्या होता है ना, इनमें से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, जैसे कि फिशेस में कितना चैम्बर्ड हार्ट होता है, सर्कुलेशन क्या होता है, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज आपका हार्ट बीट पर मिनट कितना हो सकता है ना। ऐसे छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं। और पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या होता है, पेरिकार्डियम क्या होता है, थोरैक्सिस एक्टिविटी कैविटी किससे रिलेटेड है, तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपने ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अभी हमें आज के वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट के बारे में भी पढ़ना है। यस, वर्किंग में आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी, अदरवाइज ये बहुत लेंथी हो जाएगा। छोटे छोटे पार्ट्स में अपलोड कर रही हूँ ताकि आपको पढ़ने में भी ईजी हो और मुझे अपलोडिंग में भी कोई इशू ना हो। ठीक है, इसी के साथ आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूंगी, आप सब चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप सब चाहें तो मुझे टेलीग्राम अकाउंट पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों का ही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। देखिए, आप जैसे कंप्लेंट रहती है कि मैम आपके वीडियोस की नोटिफिकेशन हमें नहीं आती, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना होता है। लेकिन क्या होता है कि आपने नहीं किया होता है तो इसलिए आपको नोटिफिकेशंस नहीं आती। तो इसके लिए मैंने टेलीग्राम अकाउंट बनाया है, उस पर जैसे कोई वीडियो मैं यूट्यूब पे शेयर करती हूँ उसका लिंक शेयर कर देती हूँ। कहाँ पे? टेलीग्राम अकाउंट पे, ताकि अगर आपको नोटिफिकेशंस यूट्यूब पे नहीं आती आप टेलीग्राम पे देख सकते हो। ठीक है, और ऐसा नहीं कि बहुत आपको नोटिफिकेशंस आएंगे, नहीं, हार्डली दिन की 1 या 2 वीडियोस में अपलोड करती हूँ, तो दिन की 1 या 2 नोटिफिकेशंस आपको टेलीग्राम अकाउंट पे आएंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारा फर्स्ट पेज होता है कंप्लीट। सीधे चलते हैं अपने सेकेंड पेज की ओर। नेक्स्ट हमें पढ़ना है ऐसे नोड या बोल लीजिए पेसमेकर के बारे में। आपने सुना होगा कभी ना कभी फैमिली में कि हाँ जी हमारे अंकल ताऊ है ना, उनको पेसमेकर डला है। अगर आपने सुना होगा, क्योंकि मैंने ये चीज सुनी है ना। तो वो पेसमेकर क्या होता है ना, वो हमें अभी पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले ऐसे नोड की फुल फॉर्म देख लें, साइनो ऑरिक्यूलर नोड, जिसे कि हम पेसमेकर भी बोलते हैं। अब जो ऐसे नोड है ना, ये हमारी बॉडी में होता है पहले से, ऐसा नहीं कि हम इसको बाहर से डालते हैं, है ना। तो इसका काम क्या होता है, कॉन्टिन्यूसली हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट करता रहता है, ताकि एक नॉर्मल रिदम होती है ना, धड़कन की जो धक 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 है ना, ये बनी रहती है। और हमारा जो हार्ट है वो हेल्दी हार्ट बीट के साथ धड़कता रहता है। ठीक है, नॉर्मल धक धक हो रही है दिल में, मतलब आपका ऐसे नोड पेसमेकर अच्छे से काम कर रहा है, जो कि नेचुरली हमारी बॉडी में होता है, हमें बाहर से डालने की जरूरत नहीं होती। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है जब हमारा ये जो ऐसे नोड है या जो पेसमेकर है, जो कि नेचुरली हमारी बॉडी में होता है, जैसे लंग्स है आपके, स्टमक है आपका, किडनी है आपकी, लीवर होते हैं ना नॉर्मली, तो वैसे वो भी होता है। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब हमारा ये जो पार्ट है बॉडी का डिफेक्टिव हो जाता है, ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट नहीं कर पाता है, जिससे कि हमारा दिल की जो धड़कन ऐसे होती है ना, धक 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 धक, ये चीज होनी बंद हो जाती है। तो अब इस चीज को क्योर करना जरूरी है।
सर्जरी जरूरी है, क्यों? नहीं करेंगे तो डेथ हो जाएगी, है ना। तो अब सर्जरी के थ्रू हमारी बॉडी में पेसमेकर तो ऑलरेडी था जो कि नेचुरली था, अब यहाँ पे आर्टिफिशियल पेसमेकर डाला जाता है। ये क्या है? एक इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है, पेशेंट की चेस्ट में डाला जाता है, इंसर्ट किया जाता है, ताकि हार्ट फिर से जो हेल्दी हार्ट बीट होती है उस रेट पे बीट करना स्टार्ट कर दे। आई होप आपको समझ में आया हो। बहुत सिंपल भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की है। नहीं समझ आया जो मैंने कहा है अभी, उसको थोड़ा सा बैक करके देखें, और ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसे एक बार पढ़े, बहुत सिंपल भाषा में लिखा हुआ है, आपको समझ आ जाएगा। तो हम जो पेसमेकर बोलते हैं, अच्छा उसकी बॉडी में पेसमेकर डाला, तो ऐसा नहीं कि नेचुरली नहीं होता, नेचुरली भी होता है, लेकिन जब वो डिफेक्टिव हो जाता है तो आर्टिफिशियल पेसमेकर की जरूरत होती है हमारे हार्ट को उस टाइम पे। ठीक है, अब यहाँ पे खत्म होता है हार्ट के बारे में जो भी बेसिक पॉइंट्स हमने पढ़ने थे। अब हम आगे चलेंगे और हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से मैं आपको पढ़ाऊंगी, तो बस आप नोट्स बनाते रहें वीडियो के साथ। ठीक है जी, स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, बहुत लेंथी वीडियो नहीं है, तो बस आप वीडियो के साथ में नोट्स बनाएं। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि हमारा हार्ट कैसा दिखता है, हमारे हार्ट में क्या क्या पार्ट्स हैं, वो पार्ट्स क्या क्या काम करते हैं, समझ में आ गया। चलिए, सबसे पहला पॉइंट है कि जो ह्यूमन हार्ट होता है 4 चैम्बर्ड हार्ट है। ये तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। 4 चैम्बर्स होते हैं हमारे हार्ट में, 2 ऑरिकल्स होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। इनके क्या काम है वो भी मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल आप इसको बिल्कुल दिमाग में घुसा लें, क्योंकि बहुत बेसिक पॉइंट है, एग्जाम में इतना बेसिक नहीं आएगा, है ना, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ह्यूमन हार्ट जो है 4 चैम्बर्ड हार्ट है, जिसमें 2 ऑरिकल्स 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। ऑरिकल्स वेंट्रिकल्स इनके बारे में पढ़ाऊंगी। नाउ ये जो डिफरेंट चैम्बर्स हैं हमारी बॉडी में, क्या बोला मैंने, 4 चैम्बर्स हैं। ये चैम्बर्स क्यों होते हैं? इनका काम है कि जो मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। अब ये 2 टर्म्स आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है जो बिल्कुल प्योर, साफ, अच्छा खून है, विच इज रिच इन ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होता है जो हार्ट हमारी बॉडी के हर एक पार्ट तक भेजता है ना, अच्छा खून भेजता है। नाउ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, जो गंदा खून होता है। ठीक है, हमारे बॉडी के हर एक पार्ट में जाने के बाद जो हमारा खून है वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, तो उसको वापस हार्ट पे लाना पड़ता है, फिर हार्ट उसको लंग्स में भेजता है ताकि प्योरिफिकेशन हो सके, और वापस फिर उसको बॉडी पार्ट्स में भेजता है। ठीक है, तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है, जो एक तरह से सिंपल भाषा में बोलो, अपनी समझने वाली भाषा में बोलो तो इम्प्योर ब्लड होता है। तो अब ये जो प्योर ब्लड है और जो इम्प्योर ब्लड है, ये जो साफ खून है, ये जो गंदा खून है, ये जो डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसकी मिक्सिंग ना हो, ये काम होता है इन 4 चैम्बर्स का। समझ में आ गया? अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स करते क्या हैं। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑरिकल्स के साथ। देखिए ये जो 2 ऑरिकल्स है ना, ये होता है लेफ्ट ऑरिकल एंड राइट ऑरिकल। 2 वेंट्रिकल्स है ना, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये मैंने हार्ट का पूरा डायग्राम नहीं बनाया है, वो तो आपको गूगल पे मिल जाएगा, बुक्स में मिल जाएगा, लेकिन ये चीज इस तरह से समझना थोड़ा मुश्किल होता है ना, क्योंकि जो डिफिकल्टीज हमने किसी टाइम पे फेस किया, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को वो दिक्कत ना हो, है ना। जिस तरह से मैं एक्सपेक्ट करती थी कि हमें पढ़ाया जाए, तो मैं उस तरह से कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को मैं पढ़ा सकूं। राइट नाउ आपको डायग्राम कहीं भी मिल जाएगा, हार्ट का गूगल करेंगे बुक्स में। फिलहाल आप यहाँ पे इस चीज पे फोकस करें, ठीक है, इस चीज पे फोकस करें। देखिए 2 ऑरिकल्स 2 वेंट्रिकल्स, यहाँ आपका लेफ्ट ऑरिकल होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल होता है राइट वेंट्रिकल, यानी लेफ्ट वाले सीधे हाथ की तरफ होते हैं। देखिए ये मेरा राइट हैंड है ना, राइट हैंड की साइड लेफ्ट वाले हैं और लेफ्ट हैंड की साइड मेरे राइट वाले हैं। तो ये आपने रखना, उल्टा चलता है हार्ट का। ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल वेंट्रिकल। अच्छा ऊपर ऑरिकल आएगा या वेंट्रिकल आएगा? तो देखिए ए और वी की अगर हम बात करें, ए पहले आता है अल्फाबेट्स में या वी पहले आता है? ए आता है ना पहले, तो ए ऊपर आएगा, वी नीचे आएगा। इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। अगर आप बहुत स्मार्ट हैं, आपको वैसे याद रहता है, अच्छी बात है, लेकिन मुझे पता है कि कुछ टाइम बाद भूल ही जाते हैं, है ना। तो उल्टा चलेगा, राइट वाले की साइड में लेफ्ट और लेफ्ट हैंड की साइड में राइट वाला पार्ट आएगा, ऊपर ए नीचे वी, फिर आप भूलेंगे ही नहीं कभी। ठीक है ना, इस ट्रिक से अगर याद रखेंगे। नाउ ऑरिकल्स क्या करते हैं? इन ऑरिकल्स का काम क्या है? ये ऐसे चैम्बर्स होते हैं जो रिसीव करते हैं ब्लड को हमारे बॉडी टिश्यू से, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पूरी बॉडी से आएगा ऑरिकल्स में। 2 इन नंबर, 2 होते हैं। और जो लेफ्ट एंड राइट ऑरिकल्स होते हैं, यानी ये जो 2 ऑरिकल्स हैं, ये सेपरेट होते हैं। इनको सेपरेट किया जाता है इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम से। ये जो इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम होता है यहाँ पे, वो इन दोनों को अलग करता है। अलग वही है,
दोनों चैम्बर्स का काम अलग अलग रहे इसके लिए। एंड आर सुपीरियर इन पोजिशन, माने ऊपर होते हैं, सुपीरियर माने ऊपर होते हैं, है ना। एंड एसे नोड इज सिचुएटेड इन द अपर वॉल ऑफ राइट एट्रियम। राइट एट्रियम की अपर वॉलिंग में कहीं पे एसे नोड होता है। एसे नोड जिसे हम साइनो ऑरिक्यूलर नोड भी कहते हैं, जिसे हम पेसमेकर भी कहते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको अभी पढ़ाया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वेंट्रिकल्स के बारे में। तो एक बार ऑरिकल्स आपको समझ आ गया तो वेंट्रिकल्स में फिर उल्टा हो जाएगा, है ना। वेंट्रिकल्स क्या होते हैं? ये ऐसे चैम्बर्स होते हैं जो ब्लड को पंप करते हैं हार्ट से टू बॉडी इश्यूज। अब आपको याद क्या रखना है, फ्रॉम एंड टू। ऑरिकल्स फ्रॉम, है ना, बॉडी टिश्यूज से आएगा, और यहाँ पे टू। चलिए अगर आपको ये कंसेप्ट समझ नहीं आता तो आप वैसे ही याद रखें। ऑरिकल्स बॉडी से लेंगे ब्लड और हार्ट में भेजेंगे। वेंट्रिकल्स हार्ट का ब्लड, साफ वाला खून लेकर बॉडी टिश्यूज में भेजेंगे, यानी सारे बॉडी पार्ट्स में भेजेंगे, हमारे ऑर्गन्स में भेजेंगे। ये भी दो होते हैं, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये दोनों सेपरेट होते हैं, यानी यहाँ पे सेपरेशन होती है बाय इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। सेप्टम आपने याद रखना है, ये सेपरेट करता है। नाउ द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स आर थिकर देन दैट ऑफ ऑरिकल्स, यानी जो वेंट्रिकल्स की वॉल होती है वो गहरी होती है, मतलब थिक होती है ना, गाढ़ी होती है, मोटी होती है। नाउ याद रखना है, वेंट्रिकल्स क्या करते हैं, टू बॉडी टिश्यूज यानी बॉडी टिश्यूज को भेजेंगे, ऑरिकल्स फ्रॉम बॉडी टिश्यूज यानी बॉडी टिश्यूज से लेंगे, है ना, याद रखना है। चलिए अभी हमारा कंटेंट कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमें कुछ और भी पढ़ना है, थोड़ा से पॉइंट्स बचते हैं, थोड़ा पेशेंस बना के रखें, ठीक है ना। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि आप सब चाहें तो जीएस हैंड रिटन नोट्स भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें जनरल साइंस के अलावा आपको हर एक सब्जेक्ट के नोट्स में मिल जाएंगे, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, इन सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स आपको मिल जाएंगे। नोट्स परचेज करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए इसी के साथ सेकेंड पेज भी होता है कंप्लीट। सीधे चलते हैं अपने थर्ड और अपने लास्ट पेज की ओर। नेक्स्ट हमें पढ़ना है एवी नोड्स के बारे में, जो कि जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एट्रियोवेनिकुलर नोड्स। ऐसे नोड्स पढ़ लिया, एवी नोड्स पढ़ लेते हैं। ये हमारे जो एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स, एट्रिया माने जो एट्रियम हमने पढ़े, ऑरिकल्स हमने पढ़े, है ना, उनको जब प्लूरल में हम एट्रिया बोल देते हैं, बट आपने याद रखना ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स के बीच में होते हैं। इन दोनों में जो ब्लड आ रहा है बैक फ्लो ना हो, है ना, वापस ना चला जाए। अच्छा, हमारे बॉडी से, हमारे बॉडी के हर एक पार्ट से गंदा खून वापस हार्ट में जा रहा है, लेकिन वो वापस बॉडी पार्ट्स में ना चल जाए, उसको रोकने के लिए ये लगे होते हैं। तो फंक्शनिंग क्या है, टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स। ठीक, चलिए नेक्स्ट आता है थिकेस्ट पोर्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट। हमारे हार्ट का सबसे थिक पोर्शन यानी गाढ़ा पोर्शन, मोटा पोर्शन क्या होता है, जो वॉल होती है लेफ्ट वेंट्रिकल की। अभी पिछले पेज में मैंने क्या पढ़ाया था कि जो वेंट्रिकल्स होते हैं, चाहे लेफ्ट है चाहे राइट है, इनकी जो वॉलिंग होती है वो गाढ़ी मोटी होती है, लेकिन सबसे थिकेस्ट पोर्शन ह्यूमन हार्ट का होता है लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल। ठीक है, बैक फ्लो ना हो इसके लिए। चलिए अब ये जो दो पॉइंट्स हैं हमारे मिसलेनियस से हैं, बट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे बात की गई है कि जो वुमेन का हार्ट होता है वो ज्यादा जल्दी धड़कता है देन मेंस। महिलाओं में जो हार्ट बीट है वो होती है 78 टाइम्स अ मिनट, और आदमियों में होती है 70 टाइम्स अ मिनट। सिंपल सी बात है, समझ आ गई, कुछ समझाने वाली बात इसमें नहीं है ना, सिंपल सा एक फैक्चुअल सा पॉइंट है। नेक्स्ट आता है कोकेन। अब कोकेन क्या होता है आपको पता होगा, है ना। नाउ कोकेन क्या करता है, अगर कोई कंज्यूम कर रहा है, ठीक है ना, कोकेन ले रहा है, तो उससे उस पर्सन के हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से जो आर्टरीज होती हैं, अच्छा आर्टरीज, वेन्स हमने अभी पढ़ा नहीं है ना, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, ये 3 ब्लड वेसल्स होती हैं। मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको वेसल्स, ब्लड वेसल्स पढ़ा दूंगी, ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे वर्किंग करेंगे। तो ये जो कोकेन होता है ये इफेक्ट करता है, एक तरह से प्रभाव डालता है हमारे हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पे, जिससे जो हमारी आर्टरीज हैं वो मरोड़ जाती हैं, है ना। मरोड़ समझते हैं आप, कि रस्सी को मरोड़ दो, ऐसे घुमा दो, है ना, तो ये मरोड़ जाती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक या हार्ट स्ट्रोक आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है जी, अब हमारा इसी के साथ आज का टॉपिक भी हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे, एंड हमारे हार्ट के जो पार्ट्स हैं वो पढ़ेंगे। सॉरी मैं आपको बताना भूल गई, मैंने कह दिया हम वर्किंग पढ़ेंगे, बट वर्किंग से पहले हमें ब्लड वेसल्स और जो उसके पार्ट्स होते हैं हार्ट के वो पढ़ने हैं। ठीक है, आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे ब्लड वेसल्स एंड हार्ट का जो पार्ट्स होते हैं अलग अलग, उसके बारे में। ये 2 चीजें हम आज पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम वर्किंग पढ़ेंगे, डिजीज पढ़ेंगे, एंड देन रैप अप करेंगे इस टॉपिक को।
आई होप आप लोग वीडियो के साथ में नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे ये सब पढ़ा लिखा आप सब कुछ भूल जाएंगे, ठीक है ना। चलिए तो करते हैं अपना मेन कंटेंट स्टार्ट। सबसे पहला हमारा आज का टॉपिक है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होता है? एक ऐसा नेटवर्क ट्यूब्स का जिसमें से ब्लड हमारी बॉडी में इधर से उधर घूमता रहता है। सिंपल अगर हम बात करें, कुछ ऐसी ट्यूब्स होती है हमारी बॉडी में जिसमें से ब्लड इधर से उधर घूमता है। अच्छा, अगर आपके हाथ पे कट लग जाए तो क्या होता है? ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो मतलब वहां पे छोटी छोटी ऐसी ट्यूब्स होती हैं जिसमें से ब्लड इधर उधर सर्कुलेट होता रहता है। चलिए, ब्लड सर्कुलेशन का काम किसका है? ब्लड पंपिंग का काम किसका है? हार्ट का है, जिसके पार्ट्स भी हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। सो ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? द इंट्रिकेट नेटवर्क ऑफ हॉलो ट्यूब्स दैट ट्रांसपोर्ट ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। हमने जान लिया। अब देखिए, ये जो ब्लड वेसल्स हैं 3 तरह की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ठीक है। अगर हम सिंपल बोले, नर्व्स हम बोलते हैं, नसें जिनको हम बोलते हैं वो यही होती हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। एक्सेप्शंस भी इनमें आती हैं, इसलिए कंफ्यूजिंग हो जाता है आर्टरीज एंड वेन्स का कंसेप्ट, ठीक है। सबसे पहले आर्टरीज के बारे में देखें तो ये थिक यानी मोटी, इलास्टिक और मस्क्यूलर वेसल्स होती है। मसल से बनी हुई ऐसी वेसल्स होती हैं जो ब्लड को कैरी करती हैं हार्ट से अलग अलग बॉडी पार्ट्स की ओर। मतलब इसमें से साफ खून जो कि हमारे दिल में होता है, हमारे दिल से वो आर्टरीज यानी नसें हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट तक वो साफ खून लेकर जाने का काम करती हैं। और ये जो ब्लड जाता है हार्ट से बाकी के सारे बॉडी पार्ट्स में, वो जाता है हाई प्रेशर पे, ठीक है। अब आर्टरीज के थ्रू सिर्फ प्योर ब्लड फ्लो करता है। ऑब्वियसली देखिए, हार्ट से जब ब्लड किसी और बॉडी पार्ट में जाता है तो वो प्योर होता है, लेकिन सारे बॉडी पार्ट से इकट्ठा होके जो इम्प्योर ब्लड है वो वापस हार्ट में आता है ताकि उसके आगे प्योरिफिकेशन की जा सके, ठीक है। तो हार्ट से हमारे सारे बॉडी पार्ट्स में जो ब्लड जाता है वो प्योर होता है, ये याद रखना है। हाई प्रेशर पे जाता है। आर्टरीज क्या करती हैं? हार्ट से ब्लड को कैरी करती हैं टू वेरियस ऑर्गन्स। अब एक एक्सेप्शन यहां पे आती है जो कि है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी में क्या होता है? इम्प्योर ब्लड फ्लोज। जो इम्प्योर ब्लड होता है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू फ्लो होता है। आर्टरीज में नॉर्मली प्योर ब्लड, साफ खून, सिर्फ प्योर ब्लड फ्लो होता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी से इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, अब इस एक्सेप्शन को यहीं पे छोड़ दें। पल्मोनरी आर्टरी के बारे में जब मैं आपको पार्ट्स ऑफ हार्ट पढ़ाऊंगी आज की वीडियो में तो वहां पे पढ़ाऊंगी, ठीक है, एक्सेप्शन को इन डिटेल। बट आर्टरीज एंड पल्मोनरी आर्टरी उल्टी होती हैं, ये आपने याद रखना है, ऑपोजिट वर्क करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है दे डू नॉट हैव वेव्स। अब हम फिर से आर्टरीज की बात कर रहे हैं, इनमें वेव्स नहीं होती। वेव्स का मतलब क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस या ऑब्जेक्ट जो कि नेचुरली अकर करता है, जो क्या करता है? रेगुलेट करता है, डायरेक्ट करता है एंड कंट्रोल करता है द फ्लो ऑफ लिक्विड। यानी लिक्विड आपका आगे को ही फ्लो करे, इस चीज को इंश्योर करता है, ठीक है। तो इनमें ऐसी वेव्स नहीं होती हैं। अब वेव्स तो हमने सिंपल पढ़ा कि क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट या डिवाइस। अब हमारे हार्ट में हार्ट वेव्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये डिजाइन की गई होती हैं ताकि कंट्रोल कर सके ब्लड की डायरेक्शन एक ही साइड पे फ्लो हो रही हो, इस चीज को कंट्रोल कर सके। तो आर्टरीज में इस तरह की कोई वेव्स नहीं होती हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाता है। आर्टरीज में नहीं होती हैं, वेन्स में होती हैं। अब जो आर्टरीज में पढ़ा उसका सारा उल्टा आपके वेन्स में होगा, ठीक है। एक्सेप्शन आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वेन्स के बारे में। तो देखिए, जो भी हमने आर्टरीज में पढ़ा है ना, उसका उल्टा आपको वेन्स में देखने को मिलेगा। जो आपकी वेन्स होती है ना, ठीक है, इनकी थिन वॉल्स, पतली इनकी आउटर कवरिंग होती है देन आर्टरीज। आर्टरीज की हमने पढ़ा था थिक वॉल्स होती है, इसकी थिन वॉल्स होती हैं। यहाँ पे ब्लड लो प्रेशर पे चलता है और आर्टरीज में हाई प्रेशर में फ्लो होता है, यहाँ पे लो प्रेशर में फ्लो होता है। वेन्स में वेव्स होती है। वेव्स होती है ताकि वो बैक फ्लो जो है ब्लड का कंट्रोल कर सके। वेव्स का काम क्या है? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ब्लड फ्लो होता रहे, ठीक है, उसकी डायरेक्शन को कंट्रोल करना, डायरेक्ट करना, रेगुलेट करना, ब्लड वापस नहीं आ जाए। तो आर्टरीज में वेव्स नहीं होती है, लेकिन वेन्स में होती हैं, ठीक है। अब वेन्स का काम क्या है? ये हमारी बॉडी के अलग अलग बॉडी पार्ट से ब्लड को इकट्ठा करता है और वापस हार्ट तक लेकर आता है। बॉडी के अलग अलग पार्ट में जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी जो हमारा साफ खून होता है। अच्छा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होते हैं? तो प्रीवियस वीडियो में मैंने पढ़ाया है आपको, है ना। कहाँ आपको मिलेगी प्रीवियस वीडियो? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए,
वहाँ पे सबसे पहले मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, बायोलॉजी हैंड रिटन नोट्स की प्लेलिस्ट है। वहाँ पे शुरू से लेकर अभी तक बायो के जितने भी वीडियोस हैं सारी सीक्वेंस में लगा रखी हैं, ताकि आप आराम से 1 बाय 1 वहाँ पे देख सकें। आप चाहे तो पूरी वीडियोस देख सकते हैं, नहीं चाहते तो बिल्कुल लास्ट में जाके सर्कुलेटरी सिस्टम यूनिट 8 मैंने लिखा है, वहां के बाद वाली 3-4 वीडियोस देख लें। ठीक है, चलिए अब वेन्स में क्या होता है, दे कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट। हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट में जो ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड गंदा खून होता है, इम्प्योर ब्लड होता है, उसको इकट्ठा करता है और वापस हार्ट तक लेकर आता है। ठीक है, लेकिन आर्टरीज क्या करती हैं, हार्ट से हमारे बॉडी पार्ट्स को भेजती हैं खून, लेकिन वेन्स क्या करती हैं, अलग अलग बॉडी पार्ट से हार्ट तक लेकर आती हैं खून। वेन्स जो है इनमें इम्प्योर ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है दैट इज रिच इन ऑक्सीजन। चलिए, वेन्स में इम्प्योर ब्लड होता है, आर्टरीज में प्योर ब्लड होता है। अब जैसे एक एक्सेप्शन हमने आर्टरीज में पढ़ी थी, वैसे ही एक एक्सेप्शन हम वेन्स में पढ़ेंगे। वेन्स की एक्सेप्शन है पल्मनरी वेन। पल्मनरी वेन ये कैरी करती है प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, उल्टा वेन्स जो काम करती हैं उसका उल्टा पल्मनरी वेन करती हैं। आर्टरीज जो काम करती हैं उसका उल्टा, उसमें जो एक्सेप्शन है पल्मनरी आर्टरी वो करती है। ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट और बहुत कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ फर्स्ट पेज होता है कंप्लीट। बट हमारी जो ब्लड वेसल्स है वो है 3, आर्टरीज एंड वेन्स हमने पढ़ ली। तीसरी हमारी क्या आती है, कैपिलरीज आती है, जो कि हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे। उसके बाद हार्ट के जो पार्ट्स होते हैं, अलग अलग पार्ट क्या क्या काम करते हैं, वो भी हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो बहुत लेंथी नहीं होगी, बहुत ही एवरेज से टेन्योर की होगी। तो आप सबसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ में नोट्स बनाएं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखिए बहुत मेहनत मैं करती हूँ ताकि एक एक पॉइंट मैं यहाँ पे एड ऑन कर सकूँ। शायद आपको वीडियोस के थ्रू दिखता भी होगा, तो आप बस मेरी इस मेहनत को लागू करें, खुद पे इंप्लीमेंट करें कि आपको इधर उधर नहीं भटकना है। आपको जस्ट नोट्स जो मैं पढ़ा रही हूँ वो सुनना है। सिर्फ नोट्स बनाना सब कुछ नहीं होता है। एक किसी जिसने पढ़ रखा है उससे अगर आप एक बात सुन लेते हैं तो वो बात आपके दिमाग में बैठ जाती है। ठीक है ना, वो जो दिमाग में बात बैठती है वो कई बार एग्जामिनेशन हॉल में बैठे वहां पे कोई क्वेश्चन आ जाए, नहीं भी पढ़ा है लेकिन किसी से सुना है, तो वो एकदम आपका क्वेश्चन सही भी हो सकता है। ठीक है ना, चलिए इसी के साथ फर्स्ट पेज होता है कंप्लीट। आपको बताना चाहूंगी, आप सब चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप सब चाहें तो मुझे टेलीग्राम अकाउंट पे ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों का ही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए तो अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। थर्ड ब्लड वेसल हमारी है कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होती हैं, ये भी छोटी सी वेसल्स होती हैं जो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं आर्टरीज से वेन्स में, एंड हमारे बॉडी के जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे टिश्यूज होते हैं, ठीक है, वहां पे लोकेटेड होती है। अच्छा, हमारे बॉडी का सबसे छोटा यूनिट क्या है, सेल्स है। सेल से मिलकर टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से मिलकर ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से मिलकर हमारे बॉडी पार्ट्स बनते हैं। सेल्स वाला जो टॉपिक है जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, वहां पे बहुत अच्छे से मैंने ये कंसेप्ट आपको समझाया है। ठीक है ना। नाउ कैपिलरीज की हम बात कर रहे हैं, तो ये स्मॉल वेसल्स होती हैं दैट ट्रांसपोर्ट द ब्लड फ्रॉम द आर्टरीज टू वेन्स एंड आर लोकेटेड विद इन द टिश्यूज ऑफ बॉडी। ये ना हमारी बॉडी के टिश्यूज में अलग अलग जगह लोकेटेड होती हैं। ठीक है, इनमें वेव्स होती है ताकि ब्लड बैक फ्लो, वापिस नहीं ब्लड आए, है ना, आगे कोई फ्लो होता रहे, इसके लिए वेव्स होती है। थ्रू द थिन वॉल्स ऑफ कैपिलरीज, जो इनकी पतली सी वॉल्स होती है कैपिलरीज की, उन वॉल्स के थ्रू ही एक्सचेंज होता है। न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, जैसे वॉल है कैपिलरी की, तो इस वॉल के थ्रू ही एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। ठीक है, एंड सबसे थिनेस्ट ब्लड वेसल्स होती हैं, और सबसे थिकेस्ट कौन सी होती है, आर्टरीज। सबसे थिकेस्ट ब्लड वेसल्स होती है आर्टरीज, सबसे पतली थिनेस्ट ब्लड वेसल्स होती हैं कैपिलरीज। कनेक्ट आर्टरीज टू वेन्स, आर्टरीज को वेन से कनेक्ट करने का काम कैपिलरीज के पास होता है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जैसे न्यूट्रिएंट्स हो गए, ऑक्सीजन हो गई, कहाँ पे होती है, इनके वॉल्स में होती है। थिनेस्ट ब्लड वेसल्स है और हमारी बॉडी के अलग अलग टिश्यूज में लोकेटेड होती हैं। इससे बाहर से आपको क्वेश्चन कैपिलरीज से नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ ह्यूमन हार्ट की, साथ में मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी भी। अब देखिए मैंने यहाँ पे हार्ट का डायग्राम नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया, क्योंकि डायग्राम आपको गूगल पे मिल जाएगा, इजी से इजी, कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड आपको गूगल पे मिल जाएगा, बुक्स में मिल जाएगा, तो आप देख के अपने नोट्स में एड ऑन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको थोड़ा समझाऊंगी किस तरह से हमारा जो ब्लड है वो फ्लो करता है। बेशक हम वर्किंग में थोड़ा सा इन डिटेल पढ़ेंगे, बट पार्ट्स के साथ ये पढ़ना जरूरी है ना, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट सब टॉपिक, विच इज द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट की स्ट्रक्चर प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ने के लिए आपको पता होना जरूरी था कि ब्लड वेसल्स होती क्या है। ठीक है जी, चलिए
प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है जिसमें 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स होती हैं। ऑरिकल्स लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, वेंट्रिकल्स लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हार्ट कैसा होता है, वो तो आपको दिखाई दे जाएगा गूगल पे या बुक्स में, लेकिन इसके चैम्बर्स किस तरह से लोकेटेड होते हैं वो हम देखें। तो मान लीजिए ये हमारा हार्ट है ना। राइट हैंड की साइड होते हैं लेफ्ट वाले, लेफ्ट लेफ्ट राइट हैंड की साइड है, और जो हमारा राइट हैंड है इसकी साइड पे होते हैं लेफ्ट, है ना। तो ये मेरा लेफ्ट हैंड है, इसके साइड पे है राइट, मतलब क्रॉस में होते हैं। दूसरा, ऑरिकल्स ऊपर होते हैं, ए पहले आता है ना, तो ए को हम ऊपर रखेंगे। वेंट्रिकल्स ABCD में वी बाद में आता है, तो वी हम नीचे रखेंगे। इस तरह से आपको ये चैम्बर्स याद करने हैं, बहुत जरूरी है। ये भूल गए तब तो फिर सब कुछ भूल गए, आप फंक्शनिंग याद ही नहीं कर पाओगे, है ना। चलिए, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। चलिए, अब इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना कि इसमें आगे पीछे लिखा है, इसमें ऐसा। ये हार्ट की स्ट्रक्चर है आपकी, ठीक है। हार्ट में कौन सा ऑरिकल, कौन सा वेंट्रिकल कहाँ पे है, वो है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम इस डायग्राम को बाद में समझेंगे, पहले यहाँ पे इन पार्ट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम क्या करता है, ये रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स बाय पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन एक्सेप्शन है, लेकिन वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड यानी गंदा खून होता है, इम्प्योर खून होता है। पढ़ा अभी हमने प्रीवियस पेज पे, चलिए याद रखना है। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, यहाँ पे सामने लिखा है। राइट एट्रियम क्या करता है, सब कुछ सामने लिखा है ना, बहुत सिंपल भाषा में लिखा है। थोड़ा सा डायग्राम देखें, इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, गंदा खून। कौन सा गंदा खून, अरे गंदा खून मतलब बहुत गंदा नहीं, मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है ना, इम्प्योर ब्लड। तो जब हमारी बॉडी में साफ खून पहुंच गया हर एक बॉडी पार्ट में, वहां पे न्यूट्रिएंट्स ले लिए गए, उससे ऑक्सीजन ले ली गई, तो उसके पास बचता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब वो इम्प्योर ब्लड हो गया। अब उस इम्प्योर ब्लड को वापस आना होता है हार्ट के पास। हार्ट उसको लंग्स में भेजता है ताकि प्योरिफिकेशन हो सके ब्लड की, ठीक है। अब ये हार्ट तक कैसे आएगा वो हमें देखना है। यहां से स्टार्ट करते हैं अपना साइकिल, राइट। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऐसा ब्लड जो इम्प्योर है, यानी ऐसा ब्लड विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपका राइट वेंट्रिकल में जाता है। ये डायग्राम अलग है, ये अलग है, मिक्सिंग करेंगे तो भूल जाएंगे। ये हार्ट की स्ट्रक्चर है, ये हमारा फ्लो कैसे होता है ब्लड का वो है, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका राइट वेंट्रिकल में गया। अब राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, आगे गया वेंट्रिकल। वेंट्रिकल में क्या होती है, वेल्स होती है ताकि वापस ब्लड ना जाए। एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में चला गया तो बैक फ्लो नहीं होगा। उसके बाद राइट वेंट्रिकल क्या करता है, इसको लंग्स में भेजता है, इसी इम्प्योर ब्लड को लंग्स में भेजता है ताकि लंग्स प्योरिफिकेशन कर सके, है ना। अब प्योरिफिकेशन हो गई, उसके बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है यानी जो साफ खून आ गया, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं किसमें, लंग्स का काम होता है ना इसमें। चलिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी प्योर ब्लड अब लंग्स क्या करेगा, लेफ्ट ऑरिकल को भेजेगा। लेफ्ट ऑरिकल उसी, अब इसमें ऑरिकल में वेव्स नहीं होती तो बैक फ्लो हो सकता है, इसलिए फटाफट से लेफ्ट ऑरिकल क्या करता है, उसे लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजता है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, वेंट्रिकल में वेव्स होती हैं तो अब तो यहां पहुंच गए तो वापस तो ब्लड जाएगा नहीं, आगे ही जाएगा। ये मैंने ओबी लिखा है शॉर्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए। यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया तो ऑक्सीजनेटेड ही रहेगा। अब वो जाएगा सारे के सारे बॉडी पार्ट्स में एक्सेप्ट लंग्स। लंग्स में नहीं जाएगा, ठीक है, लंग्स पे पहला जा चुका है, वहां प्योरिफिकेशन के लिए जाता है। अब सारा अच्छा खून हमारी बॉडी का जो था, ये सब कुछ हार्ट के अंदर हो रहा है, ये हार्ट है हमारा, है ना। तो जो लेफ्ट ऑरिकल से अच्छा खून सारे हमारे बॉडी पार्ट्स में जाएगा, हाथों में, पैरों में, है ना, हर जगह जाएगा एक्सेप्ट लंग्स। और उसके बाद फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, अब सारे बॉडी पार्ट्स में चला गया, बॉडी पार्ट्स ने कंज्यूम कर लिया ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स ले ली। अब वो वापस भेजेंगे गंदे खून को राइट ऑरिकल में। अगेन राइट ऑरिकल में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो आ गया लेकिन वेव्स नहीं है तो बैक फ्लो हो सकता है, वापस हमारे बॉडी पार्ट्स में गंदा खून जा सकता है, इसलिए फटाफट से राइट ऑरिकल फटाफट से वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा राइट वेंट्रिकल को भेज देगा। अगर आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया मतलब आपको वर्किंग समझ में आ गई। इसी वर्किंग को हम थोड़ा सा और इलेबोरेटिव वे में पढ़ेंगे सेम ही चीज वर्किंग में, है ना, थोड़ी बहुत चीजें और ऐड करेंगे। बट यहाँ पे पार्ट्स को अगर मैं आपको इन चारों को पढ़ाती आपको समझ ही नहीं आता कैसे। अब हम इसको देखेंगे तो आपको इजिली समझ आएगा, ठीक है ना। लेफ्ट एट्रियम क्या करता है, कहाँ है लेफ्ट एट्रियम, ढूंढिए, ये है, रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से वाय पल्मोनरी वेन। लेफ्ट ऑरिकल ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव किया लंग से, वाय मतलब किस पाथ के थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू, ठीक है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, देखते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी एक्सेप्ट द लंग्स वाय एओर्टा। अब यहाँ पे वाय क्या था, यहाँ पे हमारी आगे पल्मोनरी वेन के थ्रू आया, चला गया जी लेफ्ट
वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल ने सारे बॉडी पार्ट्स में ब्लड भेज दिया लंग्स के अलावा बाय एओर्टा। एओर्टा क्या करता है, ये भी तो पार्ट है ना हमारे इसका हार्ट का, ये मैं आपको नेक्स्ट पेज पे पढ़ाऊंगी क्या करता है, ठीक है। आगे चलें, राइट एट्रियम ढूंढिए, ये है राइट एट्रियम, रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कमिंग फ्रॉम द बॉडी। हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है उसको रिसीव करता है। आगे आपका राइट वेंट्रिकल, कहाँ है राइट वेंट्रिकल, ये है। ये क्या करता है, पंप्स ब्लड टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, खून साफ हो जाए उसके लिए ब्लड को लंग्स में भेजेगा। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं क्या कोई ऐसी चीज है आपको यहाँ पे जो समझ नहीं आई हो, ये समझना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर यहाँ से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा तो ये डायग्राम आपके दिमाग में है तो आप एकदम से आंसर दे पाएंगे। ये जस्ट एक स्ट्रक्चर है ना। चलिए अब आप एक चीज, अच्छा एक आपको डाउट आ सकता है यहाँ पे कि यहाँ लेफ्ट ऑरिकल है, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है, यहाँ राइट, यहाँ ये उल्टे क्यों है, तो ये तो मैंने आपको वर्किंग समझाई ना, ये वर्किंग समझाई। एक्चुअल स्ट्रक्चर आपकी ये है हार्ट की, राइट ऑरिकल ऊपर है, राइट वेंट्रिकल नीचे है तो वो नीचे रहेगा, ठीक है। चलिए अगर मैं यहाँ पे आपका ये लिखती तो एक क्रॉस में हो जाना था, ये वर्किंग है, ये अलग है, ये कैसे वर्क करते हैं, ये आपके स्ट्रक्चर है, ठीक है जी। चलिए इसी के साथ हमारा सेकंड पेज भी होता है कंप्लीट। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं ये कंसेप्ट समझ में आया या नहीं। और इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहूंगी कि आप सब चाहें तो जीएस हैंड रिटन नोट्स भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, इन सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स आपको मिल जाएंगे। नोट्स परचेज करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है ना। जनरल साइंस के अलावा मिलेंगे आपको, जनरल साइंस के नहीं मिलेंगे अभी, राइट। चलिए वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो हमने 4 ही पार्ट्स पढ़े ह्यूमन हार्ट के, अभी और भी बहुत सारे पार्ट्स पढ़ने हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अब सीधे चलते हैं अपने लास्ट पेज की ओर। अब ये कुछ और पार्ट्स हैं जो कुछ फंक्शन परफॉर्म करते हैं हार्ट में, इन्हें देख लेते हैं, ठीक है। वेव्स की बात करें, बैक फ्लो ब्लड का ना हो उसे रोकते हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ा। 4 तरह की वेव्स होती हैं, 2 होती हैं एवी वेव्स, 2 होती हैं एसएल वेव्स। एवी यानी एट्रियोवेंट्रिकुलर, 2 एसएल मानी सेमी ल्यूनर वेव्स। अब इनकी फंक्शनिंग इतना डिटेल में पढ़ना आप चाहें तो देख सकते हैं गूगल में, बट मुझे लगता है दिस इज मोर देन इनफ। एओर्टा की बात हमने की, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। सेप्टम की बात करें, ये बड़ा आता है, सेप्टम आता है पेपर में, ठीक है, ध्यान रखना है हमारा जो ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है मिक्स ना हो, इसलिए लेफ्ट ऑरिकल और राइट ऑरिकल के बीच में होता है और राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है। नाम इनके अलग अलग है लेकिन सेप्टम बोलते हैं एंड में। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है टू दी लंग्स। पल्मोनरी वेन डायग्राम पे पढ़ा दिया, कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से हार्ट की ओर। सुपीरियर वेना कावा, वेना कावा क्या करता है, ये रिटर्न करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे सर से और हमारी बाजुओं से हार्ट की ओर। सुपीरियर है ये, यानी ऊपर वाले पार्ट, हमारे बॉडी के जो ऊपर वाला पार्ट है वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है हार्ट तक। इंफीरियर वेना कावा क्या होता है, यानी नीचे हम समझ सकते हैं ना। तो जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है हमारे बॉडी के लोअर लिम्ब से, ऑर्गन से, लोअर ऑर्गन से वो हार्ट तक लाने का काम करता है इंफीरियर वेना कावा। बहुत सिंपल है, मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट रहा होगा, फिर भी कोई डाउट है जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ह्यूमन हार्ट की वर्किंग भी हम पढ़ चुके हैं, बट कुछ पॉइंट्स जो रह जाते हैं वो हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। इसी के साथ सर्कुलेटरी सिस्टम, ये जो हम यूनिट पढ़ रहे थे, इसका 6th एंड लास्ट पार्ट है ह्यूमन हार्ट की वर्किंग। एंड 2-3 डिजीज हम या बोल लीजिए डिसऑर्डर्स हम पढ़ेंगे जो कि हमारे हार्ट से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ में नोट्स बनाने अपने स्टार्ट कर दें। प्लस अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है बायोलॉजी की हैंड रिटन नोट्स की प्लेलिस्ट का, उस लिंक के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे बायो के जितने भी वीडियोस अभी तक मैंने अपलोड की हैं वो सीक्वेंस में आपके सामने आ जाएंगी। वहां पे आप देख सकते हैं आप पूरा बायो पढ़ना चाहते हैं या फिर सिर्फ यूनिट नंबर 8 सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना चाहते हैं, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के मेन कंटेंट के साथ, ह्यूमन हार्ट की वर्किंग। तो हमने पढ़ा था कि ह्यूमंस का जो हार्ट होता है दैट इज अ 4 चैम्बर्ड हार्ट, जिसमें 2 ऑरिकल्स होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ ह्यूमन हार्ट ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए हार्ट का काम क्या है, ब्लड की पंपिंग करना, राइट। तो जब पंपिंग कर रहा होता है ब्लड की हमारा हार्ट, तो जो हार्ट के चैम्बर्स होते हैं, जो 4 चैम्बर्स हैं, ठीक है, उनमें ऑल्टरनेट का मतलब होता है
एक बार छोड़ के फिर दूसरी बार, है ना, यानी हर सेकेंड टाइम। तो ऑल्टरनेटिवली कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती रहती है। कॉन्ट्रैक्शन माने सिकुड़ जाना, रिलैक्सेशन माने रिलीज करना, है ना। जैसे कि अगर हम बोले पंपिंग करते हैं हम, है ना, जैसे आपने देखा होगा, जैसे आपका बीपी चेक करते हैं आप हॉस्पिटल्स में जाओ तो वो पंपिंग के थ्रू चेक करते हैं, राइट। तो कॉन्ट्रैक्शन माने सिकुड़ जाना, रिलैक्सेशन माने छोड़ देना, जो उनका पंपिंग बैग होता है उसका एग्जाम्पल दे रही हूं मैं। नाउ जो हार्ट के चैम्बर्स होते हैं उनमें भी कॉन्ट्रैक्शन होती है, रिलैक्सेशन होती है। इसी कॉन्ट्रैक्शन को बोलते हैं सिस्टोल और इसी रिलैक्सेशन को बोलते हैं डायस्टोल। और ये जो रेगुलर सीक्वेंस होता है सिस्टोल एंड डायस्टोल का, इसी की वजह से हमारा हार्ट जो है लब डब करता है। सिंपल भाषा में बोले धक धक करता है हमारा हार्ट, धक धक। तो वो धक धक होती है सिस्टोल एंड डायस्टोल की, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की, जो कि हमारे हार्ट के चैम्बर्स में होती है। ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है दैट ऑन द राइट साइड ऑफ द हार्ट। अच्छा, यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में हार्ट किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से पार्ट्स, हर एक पार्ट उसका वर्क करता है, वो मैंने ऑलरेडी डायग्राम के थ्रू पढ़ा दिया है ना। यहाँ हम जस्ट 2-3 पॉइंट्स जो हमारे बचते हैं वो कवर करेंगे। सिंगल पेज के नोट्स हैं तो काफी शॉर्ट हमारी आज की वीडियो है। देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि ये इस तरह से हमारे हार्ट में चैम्बर्स होते हैं। ऊपर 2 ऑरिकल्स होते हैं, नीचे 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। फिर मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि जो आपका राइट साइड है, राइट हैंड है, उसकी साइड पे लेफ्ट चैम्बर्स होते हैं, और जो आपका लेफ्ट हैंड है, ठीक है, उसके साइड में आपके राइट चैम्बर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात है, ऐसा उल्टा नहीं है, ये उल्टा नहीं है। ये देखिए, ये एक पर्सन है, ठीक है, यहां से आप समझना जो मैं समझा रही हूं ध्यान से। ये पर्सन है, यहाँ पे इसका हार्ट लोकेटेड है ना, हार्ट लोकेटेड है ना। इस पर्सन का ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है। क्या आपको यहाँ पे कोई डाउट है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस पर्सन का ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है, तो इसके लेफ्ट हैंड वाली साइड ही लेफ्ट हार्ट है और राइट वाली साइड ही राइट चैम्बर है हार्ट का, ठीक है ना। तो ये जब हम पढ़ते हैं तो हमारे सामने ये उल्टा हो जाता है, ठीक है ना। इस तरह से जो पर्सन खड़ा है उसके लेफ्ट साइड में लेफ्ट चैम्बर होता है, राइट साइड पे राइट चैम्बर होता है, ठीक है। आई होप आप समझने की कोशिश करें। ये हम मिरर फॉर्म में पढ़ रहे हैं, हम कागज पे ड्रॉ कर रहे हैं, इसलिए उल्टा हो रहा है। अगर हम अपने दिल पे हाथ रखें या अपने दिल की बात करें तो लेफ्ट साइड पे लेफ्ट चैम्बर है हार्ट का, राइट साइड पे राइट चैम्बर है हार्ट का, ठीक है ना। चलिए, आई होप यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं रहा इस चीज में। अब अगर हम बात करें जो हमारी राइट साइड होती है हार्ट की, यानी ये जो राइट साइड है, इसमें जो राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल होता है, राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल होता है, ये काम करते हैं टू पंप ऑक्सीजन पुअर ब्लड रिटर्निंग फ्रॉम द बॉडी बैक टू द लंग्स टू बी रीऑक्सीजनेटेड। हमारी बॉडी में अलग अलग पार्ट से जो ऑक्सीजन पुअर ब्लड, जिसे कि आप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बोलते हैं, जिसे कि हम इम्प्योर ब्लड भी बोल सकते हैं, जिसे हम गंदा खून बोल सकते हैं, वो वापस खींचता है राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल अपनी तरफ, ताकि फिर आगे लंग्स में उसे भेज सके रीऑक्सीजनेटेड, फिर से उसको जो है ऑक्सीजनेशन करने के लिए, फिर से उसे प्योर करने के लिए, ठीक है। चलिए, अब ये हमने बात की राइट साइड वाले चैम्बर्स की, जिसमें राइट ऑरिकल्स एंड राइट वेंट्रिकल्स आते हैं। आगे अगर हम बात करें तो जो लेफ्ट साइड होती है हमारे हार्ट की, ठीक है ना, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट क्या होता है? लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ये दोनों कंबाइनली क्या करते हैं? पंप करते हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, जो प्योर ब्लड होता है, उसको बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में भेजते हैं, ठीक है। बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में चला गया ब्लड राइट चैम्बर्स ऑफ द हार्ट से। अब वो ब्लड जो है कुछ टाइम बाद हमारे जो टिश्यूज है उसमें से ऑक्सीजन खींच लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स खींच लेते हैं, जिसकी वजह से वो डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन पुअर ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हो जाता है। तो वही ब्लड हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट से वापस खींचता है राइट चैम्बर ऑफ द हार्ट, ताकि उसे लंग्स में भेज सके फॉर रीऑक्सीजनेशन, ठीक है। चलिए, इन डिटेल मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया है, लेकिन ये थोड़ी सी वर्किंग थी जो हमें यहाँ पे समझने की जरूरत थी, ठीक है जी। चलिए, आगे अगर हम बात करें डिसऑर्डर्स ऑफ ह्यूमन हार्ट, राइट, तो देखिए अब हमारा ये आज का बिल्कुल लास्ट टॉपिक है। इसी के साथ हमारा जो ये सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद देखते हैं एंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम मेनली ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। बहुत लंबा वो टॉपिक नहीं होगा, 2 या 3 पार्ट्स उसके रहेंगे, ठीक है ना। अब जैसे ही आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है, नोट्स आपने बना लिए हैं, अब एक बार रिवाइज करें। 1 या 2 दिन आप अच्छे से रिवाइज करें, ऐसा नहीं 1 घंटा लगाना रिवीजन को, 15 मिनट का टाइमर लगाओ, 15 मिनट में फटाफट से ऊपर से देखो जो भी आपने सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा है। मैटर ये नहीं करता कि आप कितनी देर पढ़ रहे हैं, मैटर ये करता है कि आप बार बार रिवाइज करें, बार बार रिवाइज करें। वो रिवीजन बहुत हेल्प करता है आपका, ठीक है ना।
चलिए डिसऑर्डर्स की बात करें तो यहाँ पे 4 मैंने डिसऑर्डर्स लिखे हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में नहीं बट जहां से क्वेश्चन बन सकता है वो देखेंगे। पहला है टैकीकार्डिया और दूसरा है ब्रेडिकार्डिया। अब ये दोनों मैंने साथ में क्यों बोले, क्योंकि जो हमारी दिल की धड़कन है वो एक सीक्वेंस के साथ चलती है, जैसे कि लब डब या धक 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 धक, एक इस तरह से पैरोडी के साथ चलती है ना। लेकिन जब हमारी हार्ट बीट फास्ट हो जाए उस केस में जो डिसऑर्डर होता है उसे बोलते हैं टैकीकार्डिया, या फिर हमारी हार्ट बीट स्लो हो जाए उसे हम बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। इंक्रीज रेट ऑफ हार्ट बीट, धड़कन का बढ़ जाना, डिक्रीज रेट ऑफ हार्ट बीट, हम सांस ले रहे हैं लेकिन हमारी जो धड़कन है वो बहुत धीरे धीरे चल रही है, ठीक है जी। आगे आता है कार्डिक अरेस्ट। कार्डिक अरेस्ट का मतलब होता है जब हमारा हार्ट जो है वो बीट करना स्टॉप कर दे, है ना। हार्ट बीटिंग धक धक या जो लब डब है या जो सिस्टोल एंड डायस्टोल की जो कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस हो रही हैं वो होना बंद हो जाए तो हम बोलते हैं इसे कार्डिक अरेस्ट हो गया, है ना। हार्ट अटैक क्या होता है, तो देखिए जो हमारा हार्ट अटैक होता है इसे मायोकार्डियल इनफाक्शन भी कहते हैं। इट अकर्स व्हेन अ ब्लड क्लॉट ब्लॉक्स ब्लड फ्लो टू द हार्ट। देखिए ब्लड हमारा किस में फ्लो करता है, आर्टरीज एंड वेन्स में। ब्लड वेसल्स पढ़ाया मैंने आपको, आर्टरीज वेन्स एंड कैपिलरीज के बारे में पढ़ाया। तो कैपिलरीज का तो सिस्टम ही अलग है, उसके वॉल से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है, लेकिन जो हमारी आर्टरीज एंड वेन्स है उनमें से ब्लड फ्लो करता है। बेशक वो प्योर ब्लड है, बेशक वो इम्प्योर ब्लड है, लेकिन ब्लड फ्लो करता है। लेकिन ब्लड फ्लो करते टाइम ब्लड की क्लॉटिंग अगर बीच में हो जाए तो ब्लड फ्लो रुक जाएगा या वो वापिस हो जाएगा, आगे नहीं जा पाएगा क्लॉट की वजह से। तो ऐसे टाइम पे जो सिचुएशन हमारे हार्ट में अराइज होती है दैट इज नोन एज द हार्ट अटैक, ठीक है। अब इसमें मेनली जो आपकी कोरोनरी आर्टरी है ना, कोरोनरी आर्टरी में मेनली जब क्लॉटिंग आ जाती है बीच में, ब्लड आगे फ्लो नहीं कर पाता, तब हार्ट अटैक आता है। एंड ये क्लॉटिंग क्यों होती है, आपके फैट्स की वजह से कोलेस्ट्रॉल जो है वो जमा माने जम जाता है ना, ऐड हो जाता है, खड़ जाता है एक जगह पे आर्टरी में। अब देखिए मेनली जो हार्ट अटैक्स है एक तो टेंशन की वजह से, दूसरा जो लोग मोटे होते हैं, है ना, मोटापा होता है, फैट होता है, उसकी वजह से आता है, क्योंकि जो कोरोनरी आर्टरी है उसमें फैट जम जाएगा बीच में तो ब्लड आगे फ्लो नहीं कर पाएगा तो हार्ट अटैक आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक प्लस हमारा जो यूनिट नंबर 8 था वो हो गया कंप्लीट। बहुत अच्छे से मैंने कोशिश की है कि एक टॉपिक आपको यहाँ पे पढ़ाऊं। फिर भी अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि कोई चीज हमारी स्किप हो गई है या फिर कुछ भी आप कहना चाहते हैं, कोई भी आपको डाउट हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। इसी के साथ आपको बताना चाहूंगी कि आप सब चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप सब चाहें तो मुझे टेलीग्राम अकाउंट पे ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों का ही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। प्लस आप सब चाहें तो जीएस हैंड रिटन नोट्स भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें जनरल साइंस के अलावा आपको हर एक सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स परचेज करने का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इसी के साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।